बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक जहाँ हमने छोड़ा था उसी को आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम मैनेजमेंट एनालिसिस क्या होता है, क्या काम करता है, किस तरह के एरर स्केच करता है, ये सब बात की थी। वो करता कैसे है, बाय यूजिंग सिंबल टेबल। सिंबल टेबल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर एंट्रीज कैसे होती हैं, ये सब डिस्कशन हमने लास्ट टाइम कर लिया था। फिर स्कोप की भी बात हम कर चुके हैं कि स्कोप कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक हम सारी बातें जो है कर चुके हैं। आज हम बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस की वर्किंग को इन डिटेल फर्दर देखेंगे। अब तक हमें पता है सिमेंटिक एनालिसिस सिमेंटिक चेकिंग करता है, सिमेंटिक चेकिंग सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं हमें पता है। अब वो करता कैसे है, वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ग्रामर की ही अपडेशन यानी एट्रीब्यूटेड ग्रामर से करता है और ठीक है, और उसको हेल्प करने के लिए आपके पास सिंबल टेबल है जिसमें वो डाटा अब आइडेंटिफायर स्टोर करता है। ठीक है, तो अब तक हमें ये पता है कि हमारे पास ग्रामर है, हमें ये पता है सिंबल टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, और हमें पता है हमें काम क्या करना है। अब हम सिमेंटिक एनालाइजर की फर्दर आज वर्किंग को एक एग्जाम्पल है तो हमारे सामने, इस एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल पे हम पहले सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कि हाउ सिमेंटिक एनालाइजर इज गोइंग टू वर्क फॉर इट। सबसे पहले लिखा है इंटरफेस जाएगा। ठीक है, अगर इस दौरान कहीं कोई सिंटेक्स एरर आए तो उसे इग्नोर कर देना। अब हम हमारा पूरा फोकस सिमेंटिक्स पे है। हमारे पास आया इंटरफेस एक्स। एक्स पहले डिक्लेरेशन हुई है एक्स की, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक्स की डिक्लेरेशन हुई। एक्स इज द मेन डेफिनेशन। कस्ट टेबल में एंट्री होती है जो मेन टेबल में एंट्री होती है। ठीक है, क्या एंट्री होती है कि नाम क्या है, इस आइडेंटिफायर का एक्स है, टाइप क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस की कोई कैटेगरी वगैरह नहीं होती ऑब्वियसली, वो तो नन चला जाएगा। ठीक है, हाँ इंटरफेस इनहेरिट कर सकता है तो उसके पेरेंट की लिस्ट इस वक्त एम्प्टी है तो उसका पेरेंट इस वक्त नन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ पे हम पहुँचे यानी इस जगह पे एंट्री होगी, इस जगह पर जब एक्स आ जाएगा क्योंकि नाम आने के बाद ही, और नो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अब एक डिक्लेरेशन तैयार है एंटर होने के लिए और वो मेन टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ब्रेसेस ओपन हुए हम बॉडी के अंदर आए और एक नई बॉडी है जो बेसिकली इंटरफेस की बॉडी है। यहाँ मुझे स्कोप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, कोई फंक्शन तो होते नहीं है कि स्कोप की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए हम इसका, हाँ, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं बॉडी खुली है तो इसका मतलब ये है कि अब इंटरफेस का डाटा आ रहा है जो कि ऑब्वियसली वेरिएबल्स हैं। हम सी शार्प, मैं फिर बता दूँ, हम सी शार्प को डिस्कशन में लेके चल रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने प्री रिक्विजिट में सी शार्प का ठीक है पढ़ी हुई है। अब होता ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हो सकती है। सॉरी ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, दैट सिंटेक्स एरर, मैंने फिर कहा इग्नोर कर देना। लेट्स अज्यूम एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, इंट एक्स और आगे वो पूरे फंक्शन की डेफिनेशन है। इंटरफेस के अंदर सिर्फ फंक्शन की प्रोटाइप की डिक्लेरेशन हो सकती है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता सिंटैक्टिकली। ये ठीक है, ये सिंटेक्स एरर है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। ठीक है, मैंने कहा सिंटेक्स एरर इग्नोर कर देना। ये एक्स इज अ फंक्शन जिसकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है और उसके अंदर कोई ठीक है कोड नहीं होता, सिर्फ सेमी कॉलन पर टर्मिनेट होता है, प्रोटोटाइप होता है। तो पहला इंटरफेस जो जब आया तो इंटरफेस के अंदर ये पहली एंट्री कहाँ हुई, जो इंटरफेस का डाटा टेबल बनेगा। ठीक है, ठीक है, उसमें सिर्फ फंक्शंस आते हैं, फंक्शन। ठीक है, जैसे ही फंक्शन की यहाँ पे प्रोटोटाइप कंप्लीट होगी फंक्शन की आ जाएगा क्या, नाम एक्स है, टाइप फंक्शन की बात हम कर चुके हैं, फंक्शन की टाइप में उसकी पूरी टाइप एक्सप्रेशन आती है, पैरामीटर लिस्ट एरो एंड रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट वॉइड, रिटर्न टाइप इंट। ठीक है, तो वॉइड एरो इंट। ठीक है, इंटरफेस के अंदर है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट भी पब्लिक ही होता है, वो पब्लिक ही रहेगा। ठीक है, या जो भी है अगर पब्लिक ठीक है उसे वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, और इसको इसके अंदर हमें टाइप मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एक यहाँ तक आते आते आपके अंदर ये पहली एंट्री हो गई। पहली एंट्री इंटरफेस एक्स, एक्स की एंट्री मेन टेबल में हुई और इस एक्स फंक्शन एक्स की एंट्री इस इंटरफेस के टेबल में हुई। तो यहाँ पे जब आप पहुँचे हैं तो एक टेबल क्रिएट हुआ होगा और उसका लिंक एक्स के कॉलम के आखिरी कॉलम में जो कि एक्स के रॉ के आखिरी कॉलम में जो कि लिंक का कॉलम है उसमें आ गया होगा। तो वहाँ से उस रेफरेंस के थ्रू हम इस टेबल में पहुँचे जिसमें हमने एक्स की एंट्री कर दी, स्मॉल एक्स की। ठीक है, अब हम नीचे आए, यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, फिर हम पास नई डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्स। यहाँ तक जब ब्रेसेस ओपन होने यहाँ तक पहुँचे तो मेरी एक क्लास की एंट्री अब मेन टेबल में फिर हो जाएगी। इससे पहले कि एंट्री हो यहाँ पे भी और ये भी अभी, तो क्या होता है इंसर्ट कब होता है, जब सिंबल टेबल में मौजूद ना हो। तो हर इंसर्ट करते वक्त आप ये चेक करते हैं कि ये रीडिक्लेरेशन तो नहीं हो रही। तो बिल्कुल इसी तरीके से ए को मेन टेबल में एंटर होगा तो पहले चेक होगा कहीं रीडिक्लेरेशन तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। इसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए,
कैटेगरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट में जो होता है वो आएगा, लेकिन मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ, मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि अगर आपके पास नेम स्पेस नहीं है और हम नेम स्पेस को डिस्कस नहीं कर रहे तो फिर एक्सेस मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब के सब एक ही ग्लोबल बाउंड्री में हैं क्लासेस। ठीक है, तो अब ये आपके यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ जैसे ही इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी सिंबल टेबल में चली जाएगी। पेरेंट की लिस्ट एम्प्टी है या ऑब्जेक्ट है C# के अकॉर्डिंगली, तुम लोग अपने हिसाब से इसे एम्प्टी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद एक टेबल, इससे पहले कि बॉडी के अंदर जाए, एक टेबल क्रिएट होगा क्लास डेटा टेबल के नाम का, टाइप का, और उसका एड्रेस इसके लिंक में आ जाएगा और उसके थ्रू ब्रेसेस ओपन होगा, हम उसके अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले काम हमारा स्कोप क्रिएट होगा, कोई नया स्कोप बनता है क्योंकि इसके अंदर फंक्शन आ रहे हैं, और उस स्कोप जो भी स्कोप होगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि पहला स्कोप क्रिएट हुआ है तो 1 है, वो स्कोप स्टैक क्रिएट स्कोप का मतलब यही है कि स्कोप का नंबर आगे बढ़ा और वो स्टैक पे पुश हो गया। अब उसके बाद हम क्लास के टेबल के अंदर अब एंट्रीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एड्रेस मौजूद है, उस एड्रेस के थ्रू हम क्लास टेबल में पहुंच गए। पहली एंट्री जो है हमारे पास वो इस फंक्शन की है। फंक्शन की एंट्री यहाँ जाकर हुई, क्यों? क्योंकि फंक्शन की एंट्री में आपको नाम चाहिए होता है, नाम मौजूद है, टाइप चाहिए होती है जो कि पैरामीटर लिस्ट से मिला के बनती है, तो 4 एरो इंट, ठीक है, ये रिटर्न टाइप है, ये पैरामीटर लिस्ट है। एक्स मॉडिफायर पब्लिक है, इसका टाइप मॉडिफायर कुछ भी नहीं है। दैट्स अ कंप्लीट फंक्शन सिंबल टेबल में एंट्री हो गई, ठीक है, पहली एंट्री। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं एक नया स्कोप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सी जो है वो फंक्शन का डाटा है, वो क्लास का डाटा नहीं है। तो इससे पहले कि एंट्री हो यहाँ पे एक स्कोप नई मजीद क्रिएट हो चुका है, यानी कि 1 था तो 2 हो चुका होगा यकीनन। अच्छा, सिंबल टेबल में, क्लास के सिंबल टेबल में ये एंट्री होने के बाद अब सी की एंट्री होगी, लेकिन कौन सा टेबल में? फंक्शन के टेबल में। फंक्शन का टेबल याद है एक ही है, हर फंक्शन का अलग टेबल नहीं बनता, वो एक ही टेबल है। नेम मौजूद है, टाइप मौजूद है और स्कोप मौजूद है। स्कोप कहाँ कैसे है मौजूद? या तो यहाँ से देख लो कि अभी जो क्रिएट किया वो है, या सीधी सी बात ये है कि स्टैक के टॉप पे जो स्कोप पड़ा है करंट स्कोप वही होता है। ये सिंबल टेबल में एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप अंदर जाएंगे और अंदर भी सिमेंटिक एनालिसिस की जो वर्किंग है वो हो जाएगी। ब्रेसेस क्लोज होने का मतलब क्या है? स्कोप डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अगेन डिस्ट्रॉय जो का मतलब यही है कि माइनस माइनस नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक काम कि स्टैक के ऊपर से पॉप कर लिया गया और जो उससे पिछला वाला स्कोप है वो उस पर आ गया होगा, टॉप ऑफ द स्टैक। देन अगेन अब फंक्शन, अगेन यहाँ जाके एंट्री होगी, यहाँ तक आते आते आगे। अच्छा, सिमिलरली इससे पहले के मतलब हर फंक्शन की एंट्री करते वक्त आप जिस टेबल के अंदर है आप उसमें चेक करेंगे कि रीडिक्लेरेशन तो नहीं हो रही है। फंक्शन की रीडिक्लेरेशन, पहले फंक्शन में उस नाम का ही फंक्शन मौजूद नहीं था, रीडिक्लेरेशन नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई तो इस नाम का फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फंक्शन के अंदर ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि नाम और पैरामीटर लिस्ट मिलाकर जब चेक किया तो ये डिफरेंट है, हालांकि 4 दोनों में है, लेकिन पूरी पैरामीटर लिस्ट int, 4 है, तो ठीक है। तो इसमें एंट्री होगी नेम a_fn, टाइप int, 4 एरो फ्लोट, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, ठीक है, टाइप मॉडिफायर कोई नहीं है, ठीक है। दैट्स हाउ आ एंट्री इज कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ तक आते आते नया स्कोप क्रिएट हो गया होगा, जो स्कोप नंबर ऑब्वियसली 3 है, नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ वो स्कोप स्टैक पुश भी हो गया होगा, तो अब इसका टॉप पे 3 पड़ा है, ठीक है। ए और सी की एंट्री किस टेबल में होगी? फंक्शन टेबल में, जो एक ही टेबल है उसमें टेबल में हुई होगी। ए इन करंट स्कोप जो भी है टॉप ऑफ द स्टैक पे वो उठा लेंगे, C4 टॉप ऑफ द स्टैक पे जो है वो उठा लेंगे। एंड अगेन यहाँ पे जो भी काम हुआ वो काम हुआ, फिर ब्रेसेस क्लोन होने का मतलब है स्कोप को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लास ख़त्म हुई। अच्छा, ये वाली एंट्री भी इसी क्लास के टेबल में होगी। क्लास के टेबल यहाँ पे क्रिएट जो किया था उसका एड्रेस हमें तो मालूम है, या क्लास का नाम हमें मालूम है, हम क्लास के नाम से उस एड्रेस को गेट कर लेंगे, ठीक है, कि समहाउ, ठीक है, हमें पता है कि हम किस क्लास के अंदर है, उस क्लास का टेबल है। ब्रेसेस क्लोज हुए, क्लास अगेन स्कोप को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम वहीं पहुँच गए क्लास की डेफिनेशन या मेन डेफिनेशन के उसमें पहुँच गए, क्लास बी आई बी, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ कंप्लीट हो गया, एंट्री होती यहाँ पे होगी। सबसे पहले बात, बी आने का मतलब है सबसे पहले चेक होगा क्या ये नाम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड तो नहीं है, ठीक है। ए आया, अब ए कॉलन के आगे सबसे पहले चेक क्या किया? नंबर 1, ए हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड तो नहीं है। कहाँ चेक करेंगे? मेन टेबल में, हाँ डिक्लेयर्ड है। अगर डिक्लेयर्ड तो कहीं सील्ड तो नहीं होगा, सील्ड इन, और अगर क्लास है तो सील्ड तो नहीं है, नहीं सील्ड भी नहीं है, सिंबल टेबल में एब्स्ट्रैक्ट पड़ा है,
स्ट्रक्ट तो नहीं है कहीं, नहीं स्ट्रक्ट भी नहीं है, और इंटरफेस है तो भी ओके है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने ये चेक करी है कि बी यहाँ तक आके कि पेरेंट के अंदर ए पड़ा है क्योंकि डिक्लेयर्ड क्लास है, नेम के अंदर बी पड़ा है, टाइप के अंदर क्लास पड़ा है, कैटेगरी इसकी जनरल है, और ये सिंबल टेबल में एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होने से पहले एक टेबल क्रिएट हो जाएगा इसके डाटा के लिए, और उसका रेफरेंस के लिंक कॉलम में जाके या रेफरेंस वाले कॉलम में जाके सेव हो जाएगा। अब आगे इसकी जो भी काम होगा वो उस टेबल के अंदर होगा, तो उस टेबल का एड्रेस इस पूरी की पूरी डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल होगा। ब्रेसेस ओपन हुए, स्कोप क्रिएट हुआ, प्राइवेट इंट एक्स, एक्स की एंट्री होगी किस में, जो टेबल क्रिएट हुआ है उसके रेफरेंस के थ्रू उसमें जाके होगी, उसके ऊपर एंट्री होगी। एक्स है, नाम मौजूद है, टाइप मौजूद है, एक्स मॉडिफायर मौजूद है, टाइप मॉडिफायर इसकी नल है। ठीक है, एक्स ऑब्वियसली री डिक्लेरेशन नहीं है, हाँ री डिक्लेरेशन नहीं है तो वैलिड एंट्री है। फिर हम यहाँ पे पहुँचे पब्लिक वर्चुअल इंट एफ एन, यहाँ पे जब वैसे ही पहुँचे तो पहली बात यहाँ पर स्कोप क्रिएट हो गया, और इसके बाद यहाँ तक आते आते फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट है, एंट्री हो सकती है। सबसे पहले चेक किया कि एफ एन नाम का फंक्शन मौजूद तो नहीं है, नहीं इस पैरामीटर लिस्ट के साथ नहीं है, नाम एफ एन है, टाइप इंट एरो इंट है, टाइप मॉडिफायर वर्चुअल है, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है। तो यहाँ तक जब फंक्शन की एंट्री कंप्लीट हो गई, स्कोप क्रिएट हो चुका है। अब एक्स की एंट्री फंक्शन टेबल में होगी, एक्स है, इंट है, करंट स्कोप स्टैक के टॉप पर मौजूद है, एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम जिसके अंदर गए, लिखा है दिस डॉट एक्स। जब लिखा है दिस डॉट एक्स तो अब इसका मतलब है एक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने का मतलब है कि पहले चेक करना है कि यह मौजूद है कि नहीं है। दिस का मतलब ये है कि आप कहाँ चेक करेंगे, आपके पास जो करंट क्लास है आप उसके टेबल में चेक करेंगे। तो जो टेबल का हमने रेफरेंस क्रिएट किया था वो रेफरेंस आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, वो रेफरेंस आपको होल्ड करके रखना है। जब आप उस रेफरेंस को होल्ड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसी एक्स को चेक किया कि इस क्लास के अंदर है, तो हाँ इस क्लास के अंदर है। प्राइवेट अब क्योंकि सेम क्लास है तो एक्सेस मॉडिफायर की इन्फॉर्मेशन मैटर नहीं करती। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैटर करती है, अगर वो स्टैटिक होता तो फिर वो दिस के साथ रेफर नहीं होता। ठीक है, अच्छा फिर इज इक्वल्स टू आया, इज इक्वल्स टू का मतलब असाइन कर रहे हैं। असाइन करने के लिए आपको टाइप चेक करनी पड़ेगी कि ये साइड और ये साइड असाइन हो सकती है, लेकिन पहले आपको एक एक्सप्रेशन की टाइप बनानी है। सबसे पहला काम हुआ एक्स, अब ये एक्स लिखा है, ये जब दिस नहीं लिखा खाली एक्स लिखा है तो पहले करंट स्कोप में चेक होता है डिक्लेयर है कि नहीं है, हाँ डिक्लेयर्ड है, टाइप इंट आ गई। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, अब ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की टाइप हमें मालूम है इंट है, इंट के ऊपर क्या मल्टीप्लाई अप्लाई, सबसे पहले ये चेक होगा कि इंट मल्टीप्लाई बाय इंट इज इट वैलिड, वैलिड ऑफ कोर्स वैलिड, दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद टाइप क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। अगर एक फ्लोट होता है और इंट होता है तो वैलिड फिर भी होते हैं, लेकिन टाइप क्या आती है, रिजल्टेंट फ्लोट आती है। ठीक है, तो टाइप रिजल्टेंट टाइप रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड रिजल्टेंट टाइप, कोई रिजल्टेंट टाइप फर्दर जाकर असाइनमेंट के लिए अब चेक होगी। तो पहले एक्स चेक हुआ, उसकी टाइप आई, फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, चेक हुआ कि क्या ये वैलिड है, हाँ ये भी कंपैटिबल है, वैलिड है, रिजल्टेंट टाइप। अब रिजल्टेंट टाइप को असाइनमेंट में चेक करेंगे, क्या असाइन हो सकता है, क्या इंट इस टाइप के अंदर असाइन हो सकती है, क्योंकि ये भी टाइप इंट है और ये भी टाइप इंट है, तो एट द मोमेंट बिल्कुल हो सकती है। फिर फर्दर जो भी काम था वो हुआ। अब लिखा रिटर्न टी। सबसे पहले क्या टी डिक्लेयर्ड है चेक होगा, एजम्पशन ये ले लेते हैं कि ये कहीं डिक्लेयर हुआ होगा। ठीक है, अगर टी डिक्लेयर्ड है तो इसकी टाइप क्या है, सिंबल टेबल से इसकी टाइप लुकअप करने से अब ठीक है, तो लुकअप करेंगे सिंबल टेबल में, कौन से टेबल में, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के टेबल के अंदर करेंगे। क्या होता है, पहले करंट स्कोप, फिर पेरेंट स्कोप, फिर पेरेंट स्कोप, तो सारे स्कोप में चेक होगा। तो ये करंट स्कोप में लेट्स एजम्पशन ली डिक्लेयर्ड है, अगर डिक्लेयर्ड है तो उसकी टाइप वहीं सिंबल टेबल से मिल जाएगी। जैसे सिंबल टेबल से टाइप मिली, अब टाइप चेकिंग होगी। क्या टाइप चेकिंग, कि फंक्शन की रिटर्न टाइप और रिटर्न की आगे टाइप लिखी, क्या ये दोनों टाइप्स आपस में कंपैटिबल है। अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ये हम यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं कंपैटिबल। ठीक है, तो ये ठीक है, तो सिमेंटिक इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन का फ्लो। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट इन, अब यहाँ पे ख़त्म हुआ, स्कोप डिस्ट्रॉय हुआ, नया फंक्शन शुरू हुआ, अगेन यहाँ एंट्री होगी,
लेकिन इससे पहले स्कोप क्रिएट हो गया, इसमें नाम मौजूद है, टाइप वाइड एरो इंट मौजूद है, एक्सेस मॉडिफायर मौजूद है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। हम सब कर गए, स्कोप क्रिएट किया, स्कोप डिस्ट्रॉय किया, यहाँ पे भी स्कोप डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। ये तीनों एंट्रीज एक्स की, एफ एन की और फंक की, तीनों की एंट्रीज सिंबल टेबल में होंगी। कौन से वाले टेबल के, जो बी के लिए क्रिएट हुआ था उसमें, ठीक है। तो हर क्लास के लिए अलग अलग हो रहा है। मैंने सिंबल टेबल यहाँ नहीं बनाई, तुम्हें बनाया हुआ है। मैं फिर कहूँगी कि इससे पहले कि तुम इस कोड को आगे बढ़ाओ और हम स्लाइड चेंज करें और आगे बढ़ के तुम लोग यहीं पे रोक के एक काम खुद करोगे, सिंबल टेबल में सारी एंट्रीज खुद बनाए, खुद करके देखो। चीज़ें प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास मौजूद हैं, प्रैक्टिस साथ साथ करो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक कोड है, तो प्रैक्टिस करो, इसका सिंबल टेबल बनाओ और ये सिंबल टेबल बना के, ठीक है। ये तुम्हारा टास्क 1 है करंट लेक्चर का, ठीक है। अब फिर क्लास हुई सी, ठीक है। यहाँ तक आता था क्लास कंप्लीट हुई, लेकिन इससे पहले सी कहीं डिक्लेयर्ड तो नहीं है, नहीं डिक्लेयर्ड नहीं है। बी डिक्लेयर्ड होना चाहिए, हाँ बी डिक्लेयर्ड है। मेन टेबल में चेक होगा, लुकअप होगा। अगर बी डिक्लेयर्ड है तो किसी टाइप स्ट्रक्ट तो नहीं है, नहीं स्ट्रक्ट नहीं है। कहीं क्लास है तो सील्ड तो नहीं है, नहीं है सील्ड भी नहीं है, दैट्स ओके। फिर सेकंड टाइप आई, एक्स पे पहुँचे। एक्स इज इट डिक्लेयर्ड, यस इट इज़ डिक्लेयर्ड। स्ट्रक्ट तो नहीं है, स्ट्रक्ट नहीं है। क्लास, क्योंकि सेकंड टाइम जगह पे क्लास नहीं सकती, क्लास भी नहीं है, हाँ क्लास भी नहीं है। इंटरफेस है, दैट्स ओके। अब तुम्हारे पास यहाँ आता था इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। क्या इन्फॉर्मेशन है, नाम, टाइप, कैटेगरी, पेरेंट। पेरेंट में क्या आएगा, बी कॉमा एक्स, दैट्स पेरेंट की लिस्ट, ठीक है। टेबल क्रिएट हुआ, रेफरेंस लिंक वाले कॉलम में सेव हो गया। अब जो भी एंट्रीज होनी है क्लास के अंदर वो उसके अंदर होनी है। एफ की एंट्री होगी, टाइप मौजूद है, एक्सेस मॉडिफायर मौजूद है और टाइप मॉडिफायर मौजूद है। यहाँ पे फंक्शन की एंट्री होनी है, लेकिन पहले एफ एन नाम का फंक्शन मौजूद तो नहीं है इस डेफिनेशन के साथ, नहीं इस एफ एन नाम का फंक्शन मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे ओवरराइड लिखा है, पहले ही चेक होगा कि ओवरराइड। ओवरराइड होने का मतलब ये है कि अब हमें चेक करेंगे कि क्या करंट क्लास की पेरेंट क्लास में ये वर्चुअल मौजूद है। अगर है तो ये ओवरराइड हो सकता है। अब हमने चेक किया कि क्या उसमें, ठीक है। सी शार्प में चेक करने की जरूरत नहीं होती इनहेरिटेंस है कि नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में इनहेरिटेंस तो होती ही है। लेकिन अगर मैंने कहा मैं प्री डिफाइंड क्लास नहीं रख रही हूँ, ऑब्जेक्ट भी कोई क्लास मेरी लैंग्वेज में नहीं है, तो इसका मतलब ये मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये क्लास इनहेरिट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। इनहेरिट हो रही है तो जिस क्लास में हो रही है अब हम उस क्लास में जाएंगे। कैसे जाएंगे, इनहेरिट आपकी क्लास अगर आपके पेरेंट कॉलम में नाम मौजूद है और पहला नाम क्लास का होता है, आपने वहाँ से नाम गेट किया। नाम गेट करने के बाद आपने उस सिंबल टेबल में सर्च किया, आपको जो कॉलम मिला उस कॉलम सिंबल टेबल की एंट्री मिली। आप उस रॉ में गए, रॉ में जाने के बाद आप उसके थ्रू उसके टेबल पे चले गए और आपने चेक किया एफ एन विद दिस डेफिनेशन, ठीक है। एफ एन और इंट, ठीक है। इंट पैरामीटर लिस्ट में इंट पड़ा है, क्या ये मौजूद है एंट्री, हाँ ये मौजूद है एंट्री। अगर ये मौजूद है एंट्री तो क्या वर्चुअल है, हाँ ये वर्चुअल है। वर्चुअल है तो यू कैन ओवरराइड। अच्छा एक बात है, वर्चुअल को ओवरराइड कर सकते हैं और पिछली क्लास में अगर ओवरराइड हो तो उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं, और अगर ये ओवरराइड है तो भी ये ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट को भी ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, जो भी आपके पास इसके अकॉर्डिंगली चेकिंग है वो सारी चेकिंग। अगर ये चेकिंग वैलिड है तो अब सिंबल टेबल में एंट्री होगी नेम, टाइप, एक्स मॉडिफायर, टाइप मॉडिफायर सबके साथ मिलाकर। स्कोप क्रिएट होगा, स्कोप, ठीक है, एक ही एंट्री टेबल में होगी करंट स्कोप के साथ। स्कोप डिस्ट्रॉय होगा, ये स्कोप भी डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। अब ये तो बातें नॉर्मल है। फिर क्लास ऐप के नाम से क्लास आई, अगेन चेक किया सिंबल टेबल में मौजूद तो नहीं है, नहीं है। मेन टेबल में एंट्री कर दी। जनरल क्लास है, कोई पेरेंट नहीं है। मेन फंक्शन है, फंक्शन की तरह ट्रीट किया। अगर सिंटेक्स की तरह ट्रीट किया है तो फिर ये फिक्स कर दिया, इसकी एंट्री ना भी करो तो भी चलता है, लेकिन क्योंकि फंक्शन है एंट्री कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेन की एंट्री हो गई, सिंबल टेबल में मेन आ गया। टाइप जो भी एक्स मॉडिफायर, मेन की एंट्री आ गई किस में, इसके जो टेबल क्रिएट हुआ था उसके अंदर, ठीक है। तो हर दफ़ा क्लास साथ जो डेफिनेशन उसका टेबल क्रिएट होगा और उसके अंदर वाली एंट्रीज उसी में होंगी। अब मेन के बाद जो भी है लोकल डाटा शुरू हो गया है। लोकल डाटा की एंट्री सारी फंक्शन में होती है। सबसे पहले O1 आया, O1 इज़ अ नेम, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नहीं है, क्या टाइप का है, बी टाइप का है, ठीक है। सिंबल टेबल में एंट्री हो गई फंक्शन के टेबल में, ये करंट स्कोप के अंदर, जो कि स्कोप यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब लिखा है B01 इज इक्वल टू न्यू सी। पहली बात सी, क्या सी एग्जिस्ट करता है। अब जब न्यू लिखा है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली बात है हम क्लास के अंदर। O1 से पहले यहाँ पे लिखा है बी,
डिक्लेरेशन हो रही है, आईडी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आईडी से स्टार्ट हो रहा है तो दिस आईडी हैज़ टू बी अ डेफिनेशन। सिर्फ डेफिनेशन टाइप की ही आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरफेस का, फंक्शन, स्ट्रक्ट का या क्लास का। तो पहला आइडेंटिफायर आया है तो आपने सबसे पहले उसको लुकअप किया, मेन टेबल के अंदर मौजूद है तो उसकी आपने क्लास गेट कर ली, ठीक है, तो उसको टाइप गेट कर ली, टाइप आ गई क्लास, ठीक है, नंबर 1। अब O1 लोकल है क्योंकि अब आईडी के आगे अगला आईडी लोकल होता है क्योंकि वो डिक्लेयर हो रहा है, अनडिक्लेयर्ड है, हाँ अनडिक्लेयर्ड है, इज इक्वल्स टू न्यू। अब सी, न्यू के आगे आने वाला जो चीज़ होती है वो नाम ही होती है, वो हमेशा क्लास ही का नाम होती है। तो सबसे पहले सिंपल टेबल में लुकअप किया, मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, जो मौजूद है। अब क्या क्या मैटर करती है चीज़ें, टाइप क्या है, सी नाम मौजूद है, टाइप क्या है, क्लास है, क्लास है तो न्यू के आगे बनेगा, हाँ ठीक है, क्लास है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। सेकंड, इसकी कैटेगरी मैटर करती है क्योंकि कैटेगरी का एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, सच सिमेंटिकली इनकरेक्ट, नहीं एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, सील्ड है। अब फर्दर, क्योंकि बी और सी आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं, नेम से, अच्छा अगर बी और सी सेम होते तो बात अलग होती है, लेकिन ठीक है कोई अपनी चेकिंग होती है, लेकिन क्या बी और सी सेम नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि बी और सी, इससे पहले आगे ये चेक होगी क्योंकि सी के आगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो फिर ये चेक होगा सी की क्लास में कि क्या कंस्ट्रक्टर मौजूद है। जब कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ओके होता है, ठीक है। इसका मतलब ये खुद ब खुद नहीं होगा, अरे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की तरह ही जब आता है तो सिंबल टेबल में चेक होता है कि इस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सी क्लास के अंदर आप गए और उसके टेबल के अंदर आपने चेक किया कि सी नाम का फंक्शन इस पैरामीटर यानी वॉइड के साथ एग्जिस्ट करता है। सिर्फ कंस्ट्रक्टर की इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसकी एंट्री उसी तरह करेंगे, सिर्फ उसके कॉलम में क्या है, एरो नहीं है। अगर ठीक है एरो नहीं होता तो एरो के बगैर सिर्फ एक एंट्री होगी, तो सी, तो सेम नाम अगर है और एंट्री तो उसका मतलब है आगे पैरामीटर लिस्ट ही है। तो चेक किया, नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट सही है। अब सी और वी दो डिफरेंट नाम है, अगर सेम नाम हो अब कंपैटिबिलिटी चेक होगी। कंपैटिबिलिटी का चक्कर क्या है, सेम नाम होंगे तो अलाउ होता, लेकिन यहाँ नाम सेम नहीं है। वैसे है क्या, बी पेरेंट है, सी उसका चाइल्ड है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सही है, वैलिड है, हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म है, अलाउ है। चेक कैसे होगा, सी और अगर डिफरेंट नेम होता है तो अब सी के कॉलम, सी के मेन एंट्री में जाते हैं और उसमें चेक करते हैं पेरेंट का कॉलम, पेरेंट के कॉलम में बी मौजूद है, अगर पहली एंट्री बी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके पेरेंट, ठीक है, अगर आप उसमें किसी में भी नहीं है तो फिर उसके 1 बाय 1 हर एक पेरेंट के पास जाते हैं और चेक करते हैं कि उसके किसी कॉलम में मौजूद है। अगर आपको कहीं भी मिल जाती है पेरेंट के मेरी पूरी हायरार्की में तो आप कहते हैं हाँ ठीक है अलाउ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास पेरेंट का कॉलम मैटर करने लगा क्योंकि मुझे चेक करने के लिए बी के कॉलम, पेरेंट के कॉलम में गई क्या सी मौजूद है, सी क्योंकि मौजूद था तो इसने कहा, इसने अलाउ कर दिया ये हायरार्की। अगर सी मौजूद नहीं होता तो फिर उसके पेरेंट कॉलम में जो चीज़ें लिखी होती हैं हम उनके पास जाते हैं और उनकी एंट्रीज वो सर्च करते हैं और फिर चेक करते हैं कि उनकी एंट्रीज में बी मौजूद है कि नहीं, सी मौजूद है कि नहीं, सॉरी बी मौजूद है कि नहीं है। अगर होता तो ठीक है, ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सी के पेरेंट के कॉलम में बी मौजूद था, दैट्स वाई ये अलाउ है। सेम हेयर, अब क्या हुआ, ए पहले चेक हुआ एग्जिस्ट करता है मेन टेबल में, हाँ करता है, क्लास है, बिल्कुल है, ठीक है, जो भी है चाहे। फिर O2 आया, O2 नाम है, लोकल वेरिएबल में रीडिक्लेरेशन तो नहीं है, नहीं रीडिक्लेरेशन नहीं है, वैलिड एंट्री हो गई सिंबल टेबल में करंट स्कोप में फंक्शन डाटा के अंदर। न्यू के आगे सी लिखा है, इट हैज़ टू बी क्लास, मेन टेबल में चेक किया सी मौजूद है, हाँ सी मौजूद है, क्लास है, बिल्कुल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है, नहीं एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। अब चेक किया कि सी के टेबल के अंदर जाके चेक किया कि ये कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, कोई अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये वैलिड, अगर एक कंस्ट्रक्टर भी एग्जिस्ट करता होता तो फिर मैचिंग होती, ठीक है, लेकिन सी नाम में कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ वैलिड कंस्ट्रक्टर। अब इनकी कंपैटिबिलिटी चेक होगी, सी के कॉलम में पेरेंट में चेक किया सी के पेरेंट के कॉलम में ए है, नहीं है। अब बी को उठाया, बी क्या, बी के पेरेंट के कॉलम में ए है, हाँ बी के पेरेंट के कॉलम में ए पड़ा है, इसका मतलब है हायरार्की इज़ अ वैलिड हायरार्की, ठीक है। सेम हियर, ए एग्जिस्ट करता है, O3 एग्जिस्ट नहीं करता, वैलिड है। बी आया, बी एग्जिस्ट करता है, बी के साथ कंस्ट्रक्टर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैलिड कंस्ट्रक्टर है, और बी के अंदर, ठीक है, ये सब वैलिड है। अच्छा, इंट x इज इक्वल टू O1 डॉट f, अब ये स्टेटमेंट आई, पहले x डिक्लेरेशन हो रही है, करंट स्कोप में क्या x नाम मौजूद है, नहीं है, वैलिड डिक्लेरेशन है।
अब लिखा है O1 इज इक्वल्स टू के आगे आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर है, सबसे पहले आइडेंटिफायर को लुकअप किया सिंबल टेबल में, क्या हाँ स्कोप में मौजूद है, ठीक है। किस टाइप का है, बी टाइप का, सबसे पहले टाइप उठा ली बी। अब क्योंकि टाइप आपकी बेसिक टाइप नहीं है, कौन सी टाइप है, वो आईडी टाइप है, यानी किसी भी टाइप है जो आईडी टाइप है, यानी कि क्लास स्ट्रक्चर कोई भी, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके ऊपर डॉट अलाउ, तो जैसे ही डॉट आता है सबसे पहले आप देखते हैं कि पीछे वाला जो टाइप है क्या वो आईडी है, हाँ वो आईडी है, डॉट इज़ वैलिड। अगर यहाँ पे O1 इंट होता और फिर डॉट लगाते तो ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो डॉट से पहले वाली टाइप उठाई, टाइप, ठीक है। अब डॉट के बाद FN आया, FN 4 क्योंकि फंक्शन है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो फंक्शन का लुकअप होगा कि क्या इस नाम का फंक्शन इस पैरामीटर, दोनों नाम फंक्शन पैरामीटर लिस्ट के साथ मौजूद है, ठीक है। कहाँ चेक होगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। O1 किस टाइप का था, बी टाइप का, बी के अंदर जाकर ये चेक होगा क्या FN टाइप का मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो बी, ठीक है। तो अब हम बी के कॉलम में गए, वहाँ से रेफरेंस उठाया और उसके टेबल में गए और जाके चेक किया क्या FN नाम का फंक्शन इन टाइप के साथ मौजूद है, तो हाँ FN नाम का फंक्शन इन टाइप के साथ मौजूद है। अगर मौजूद है तो क्या वो पब्लिक है, हाँ वो पब्लिक है, इसका मतलब है वो कॉल हो सकता है, पब्लिक है या, ठीक है, कॉल हो सकता है। अगर ठीक है तो एक्सेस मॉडिफायर के भी चेक होने चाहिए। अब जब वो कॉल हो जाएगा तो वो टाइप रिटर्न करेगा, विच टाइप इट इज़ इंटीजर टाइप। यहाँ से इसका मतलब है इस पूरे की टाइप इंट आ गई। अब इज इक्वल्स टू और इस साइड चेक होगा क्या ये टाइप इस टाइप में असाइन हो सकती है, हाँ दोनों इंट है, असाइन हो सकती है, तो दैट्स सेमेंटिकली वैलिड, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट है एक्स माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। पहले एक्स डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल डिक्लेयर्ड है। O2 डिक्लेयर्ड है, किस टाइप का है, ए टाइप का, ए टाइप का है, डॉट अलाउ है। अब ए टाइप के अंदर के चेक किया, ए अंडरस्कोर FN मौजूद है, तो हाँ ए टाइप के अंदर ए अंडरस्कोर FN मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ए अंडरस्कोर FN के अंदर 4 के साथ टाइप 4 होनी चाहिए, हाँ टाइप 4 ये मौजूद है, अंडरस्कोर FN 4 टाइप के साथ मौजूद है। रिटर्न, ठीक है, वैलिड है, कॉल हो जाएगा, तो रिटर्न टाइप क्या आएगी, इंट आएगी, तो यहाँ से इंट आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी एडिशन चेक नहीं होगा क्योंकि सब पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होती है, टाइप आके टाइप रुक गई है, अब आगे बढ़ गया। फिर क्या O1 मौजूद है, हाँ O1 मौजूद है, बी टाइप का है, बी टाइप है, डॉट अलाउ है। क्या इस नाम का फंक्शन इस पैरामीटर के साथ मौजूद है, हाँ मौजूद है, क्या, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर इसका क्या है, प्राइवेट है, इसका मतलब है सिमेंटिकली यहाँ पे एरर जनरेट होगा, ठीक है। अगर मौजूद लेट सपोज ये पब्लिक होता तो फिर क्या होता है, ये वैलिड टाइप होती है और इसकी टाइप भी इंट आ जाती है। अब इंट और इंट इनको चेक नहीं करेंगे, क्यों, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर 55 की टाइप इंटीजर आ जाएगी, इंटीजर और इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के साथ वैलिड है, इंट और इंट मल्टीप्लाई होगा इंट आएगा। फिर एडिशन हुआ तो इंट और इंट का एडिशन हुआ इंट आया। क्या इंट एक्स के साथ माइनस के साथ अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है, दैट्स हाउ सिमेंटिक है, सिमेंटिक एनालाइजर। मैंने यहाँ इन डिटेल ये बात बता दी, एक एक स्टेटमेंट को खोले कैसे सिमेंटिक एनालाइजर, ठीक है, काम करता है, किस तरह इंसर्शन करता है, कहाँ वो मेन टेबल में करता है, कहाँ वो डेटा टेबल में करता है, कहाँ वो क्लास का टेबल क्रिएट होता है, कहाँ वो टाइप चेकिंग करता है, टाइप चेक, ठीक है, किस तरीके से सिंबल टेबल में लुकअप करता है, कब इंसर्ट करता है। ये सारी बातें अब हमें यहाँ तक आते समझ में आ गई हैं कि सिमेंटिक एनालाइजर काम क्या क्या करता है, ठीक है, किस किस पॉइंट पे क्या काम करना है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश अमूमन तरह के तमाम केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह जाए तो तुम लोग अपने एंड पर रिजॉल्व करने की कोशिश करो, कोड लिखो, उसको समझो, ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, समझो, और फिर देखो उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, क्या सिंबल टेबल फैसिलिटेट कर रहा है। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देखा सब चीज़ें सिंबल टेबल में मौजूद हैं, हमें सिर्फ उनको उठाना है, उन्हें गेट करना है, कब करना है, कैसे करना है, और फिर उन्हें उनके ऊपर प्रॉपर रूल्स लगा के चेक कर लेना है, ठीक है, किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सिर्फ समझने के लिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक फॉर का लूप है, इंट पहले फॉर के लूप में गए, सिंटैक्टिकली आगे बढ़े, इंट ए डिक्लेयर हो रहा है, स्कोप यहाँ पे क्रिएट हुआ, कहीं स्कोप में ए मौजूद तो नहीं है, नहीं है, इज इक्वल टू 5 टाइप इंट है, इंट और इंट कंपैटिबल है, बिल्कुल है। ए डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल करंट स्कोप में डिक्लेयर्ड है। लेस देन इक्वल टू बाद में चेक होगा, आया बी इंटू 2, तो पहले क्या बी डिक्लेयर्ड है, अगर बी डिक्लेयर्ड है
पूरे हायरार्की में कहीं भी तो वैलिड है, उसकी टाइप आ जाएगी, जो भी टाइप है, इंट फ्लोट चार वॉटएवर। ठीक है, बी की टाइप आई मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 से चेक हुआ तो चेक किया कि दोनों कंपैटिबल टाइप है। अगर कंपैटिबल है तो इनकी रिजल्टेंट टाइप क्या है, और रिजल्टेंट टाइप होने के बाद इस क्या वो लेस देन के ऊपर चेक हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लो, लेस देन इक्वल टू या कोई भी रिलेशन ऑपरेटर जब अप्लाई होता है तो वो बूलियन आंसर देता है। फॉर के अंदर सेकंड क्लॉज कंडीशन का होता है, that has to be a boolean value when we are talking about C sharp और Java। ठीक है, C अलाउ कर देता है, C की बात नहीं कर रहे, C C++ भी। C sharp कहता है कि it has to be a boolean value, इसका मतलब है इस वक्त ये boolean है तो ये चेक भी होना चाहिए इस टाइप, इस एक्सप्रेशन का आंसर रिजल्टेंट टाइप क्या है। if it is boolean it's okay, if it is not boolean इसका मतलब that's semantically incorrect। देन वी हैव ए प्लस प्लस, ए डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल डिक्लेयर्ड है। क्या ए के ऊपर प्लस प्लस का ऑपरेटर अलाउड है? स्ट्रिंग होता नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट होता टाइप का होता है, ए बी सी तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि इंट है अलाउ है। अगेन बी लुकअप किया, मौजूद है, अगर मौजूद है तो -1 क्या बी के ऊपर माइनस का सिग्नल अलाउ है इंटीजर के साथ। ठीक है, दैट्स हाउ। यहाँ पे ब्रेसेस ओपन हुए, अब फॉर का स्कोप यहीं पे क्रिएट हुआ, तो कि ए फॉर के अंदर ही था। फिर हम गए एक्स इज इक्वल टू एक्स को लुकअप किया, मौजूद होना चाहिए। फिर अब इज इक्वल टू का बाद में आएगी, पहले एक्सप्रेशन के आंसर निकलेगा क्या टाइप के, क्या टाइप बन रही है। एक्सप्रेशन की टाइप कैसे बनेगी, पहले ए लुकअप किया, ए हैज़, ठीक है, जो भी है मौजूद है, अगर वो मौजूद है तो डॉट आया। डॉट का मतलब है डॉट से पहले इसको, ठीक है, इस वक्त इंट है, ये सिमेंटिक एरर है, इस पर डॉट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए एजम्पशन ले लेती हूँ। लेट सपोज इसका नाम कुछ और होता या इसका नाम कुछ और होता है। ठीक है, लेट सपोज ये, ठीक है, कोई आइडेंटिफाई होता, अगर आइडेंटिफाई होता तो उसके ऊपर डॉट अलाउ होता। अगर डॉट अलाउ होता है तो उसका मतलब है हम जो आइडेंटिफाई की इसकी जो भी टाइप मिलती, ए बी सी एक्स वाई सी जो भी मिलती है उस क्लास की एंट्री के थ्रू उसके टेबल पे जाते और उसके अंदर चेक करते हैं डॉट क्या बी उसके अंदर डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। अगर बी उसके अंदर डिक्लेयर्ड होता तो ठीक है, लेकिन सिर्फ डिक्लेयर्ड होना ज़रूरी नहीं है। डिक्लेयर्ड है नंबर 1, नंबर 2 इसका एक्सेस मॉडिफायर, नंबर 3 कहीं वो स्टैटिक तो नहीं होगा, अगर स्टैटिक है तो फिर वो क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं उठता। ठीक है, फिर अगर है, अच्छा अब इसकी है सब कुछ सही है तो इसकी टाइप रिटर्न हो गई। इसकी टाइप अगर डॉट लगा हुआ है तो इसकी टाइप भी कोई आइडेंटिफायर टाइप ही होगी। अगर डॉट लगा हुआ है और पीछे आने वाले टाइप की टाइप आइडेंटिफायर नहीं है तो इसका मतलब है डॉट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगेन अब एफएन को लुकअप करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, जो बी की टाइप आएगी। ठीक है, जो बी की टाइप आई उसके अंदर जाके एफएन को लुकअप किया इस पैरामीटर लिस्ट के साथ, वो जो वॉइड अगर मौजूद है तो कहीं एक्सेस मॉडिफायर का मसला तो नहीं है, या कोई टाइप कैटेगरी का मसला तो नहीं है, कुछ भी नहीं है तो दैट्स ओके। अब आपके पास ठीक है, इसकी जो भी रिटर्न टाइप है वो इस पूरी टर्म की टाइप बन जाएगी, बेसिकली फंक्शन वाला। मल्टीप्लिकेशन के आगे चलते हैं, उसके बाद लिखा है एक्स डॉट, वही एक्स डिक्लेयर होना चाहिए स्कोप में, जो भी आपका स्कोप है। अगर है तो क्या वो आइडेंटिफायर तो नहीं है, अगर वो आइडेंटिफायर, ठीक है, मैं एजम्पशन ले रही हूँ कि यहाँ पर सिमेंटिक एरर नहीं है, मैं अब ठीक है सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आइडेंटिफायर है तो डॉट अलाउ है, डॉट अलाउ है तो फिर ए आया। ए जिस जो इसकी टाइप है उसके टेबल के अंदर मौजूद है कि नहीं है, अगर मौजूद है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, इट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड एरे, क्या वो एरे के साथ डिक्लेयर्ड है। अगर वो डिक्लेयर्ड है तो ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट लग सकते हैं, अदरवाइज नहीं लग सकते। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है आई डिक्लेयर होना चाहिए स्कोप में, जे डिक्लेयर होना चाहिए स्कोप में, और दूसरी बात आई और जे को आपस में कंपैटिबल होना चाहिए, और इनकी रिजल्टेंट टाइप क्या होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट का इंडेक्स क्या होता है हमेशा, इट हैज़ टू बी एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इसकी टाइप चेक होगी कि इसको, तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन की टाइप आएगी दैट टाइप हैज़ टू बी एन इंटीजर टाइप। और उसके बाद जो भी ए का जो भी जिस टाइप का भी एरे डिक्लेयर्ड हुआ है वो टाइप इसकी आ जाएगी, यानी अगर ए इंटीजर एरे है तो ये टाइप इंट है, फ्लोट एरे है तो इस पूरी टाइप फ्लोट आ जाएगी। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रायोरिटी हाई है इस वक्त नज़र आ रहा है मुझे, वरना तो ऑब्वियसली आप हमारे ग्रामर खुद ही ऑटोमेटिकली काम कर रही है, हम पीछे ग्रामर को एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के हिसाब से ही डिज़ाइन कर चुके हैं। तो होगा क्या, इसकी टाइप और इसकी टाइप क्या मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, अगर अलाउ है तो इसकी रिजल्टेंट टाइप उस हिसाब से निकल आएगी। ठीक है, फिर आया प्लस और इसका आगे लिखा है दिस डॉट ए, दिस के आगे डॉट लिखा है ए। अब चेक होगा कहाँ पे, सिर्फ करंट क्लास के टेबल में क्या ए डिक्लेयर्ड है, अगर डिक्लेयर्ड, ठीक है डिक्लेयर्ड है तो ठीक है इसकी टाइप आ गई।
फिर प्लस लिखा है ओ आई, ओ करंट लोकल वेरिएबल है, क्या डिक्लेयर्ड है? हाँ डिक्लेयर्ड है। अगर डिक्लेयर्ड है तो क्या वो एरे है? अगर एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट अलाउ है। आई हैज़ टू बी एन इंटीजर क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जा रहा है। और अब इसकी टाइप क्योंकि डॉट लगा हुआ है, इट हैज़ टू बी है आइडेंटिफायर टाइप। जो आइडेंटिफायर टाइप है उस आइडेंटिफायर के अंदर आपने देखा बी को डिक्लेयर होना चाहिए, और अगेन एक्सेस मॉडिफायर का कोई इशू नहीं होना चाहिए, कैटेगरी का कोई इशू, टाइप मॉडिफायर का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी प्लस अप्लाई नहीं हुआ, पहले डिवीजन अप्लाई होगा, अब डिवीजन अप्लाई हुआ। डिवीजन ये इंट है और इसकी टाइप जो भी आई क्या तो आपस में कंपैटिबल हैं तो रिजल्टेंट टाइप की आई। वट एवर द रिजल्टेंट टाइप है वो इसके साथ प्लस हुई, प्लस नहीं हुई मतलब उनको चेक किया कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। एंड ठीक है, अच्छा क्योंकि पहले ये तो लेफ्ट राइट चलता है तो पहले ये लेफ्ट सॉल्व हो जाएगा, तो इसकी टाइप और इसकी टाइप कंपैटिबिलिटी चेक हो गई, इनकी रिजल्टेंट टाइप आ गई, मल्टीप्लाई ये जो सॉरी ये पूरी एक्सप्रेशन प्लस इनकी कंपैटिबिलिटी चेक हो गई, इनकी रिजल्टेंट टाइप आ गई। फिर प्लस के साथ अप्लाई नहीं हो सकता, इनकी कंपैटिबिलिटी आई, इनकी रिजल्टेंट टाइप आई। फिर प्लस अप्लाई हुआ इसकी और इसकी साइड से, यानी जिस तरह एक्सप्रेशन का ट्री बनता है ना, जिस तरह से आप होता है बिल्कुल उसी तरीके से कंपैटिबिलिटी चेक होती है। और सबसे आखिर में असाइनमेंट की कंपैटिबिलिटी चेक होती है कि ये वाली टाइप और एक्सप्रेशन की ये जो रिजल्टेंट टाइप है क्या वो आपस में कंपैटिबल है कि नहीं है असाइन होने के लिए। सेम इफ़ ए लुकअप किया टेबल में मौजूद है कि नहीं है, हाँ मौजूद है। अच्छा अब ए जो है वो लोकल वेरिएबल से चेक किया, ए लोकल अगर लोकल नहीं है, अगर लोकल नहीं है तो फिर ए की एंट्री एक जगह और चेक करिए। वो कहाँ क्यों कहाँ चेक करी? वो हमने चेक करी है मेन टेबल में। क्यों? वो क्या वो मेन जब हम वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो क्लास के नाम के साथ करते हैं उसका फिर। तो इसका मतलब है जब कभी भी आपके पास लुकअप करना है आपने पूरे स्कोप में करना है, कहीं नहीं मिलता तो एक चीज़ और चेक कर लेनी है कि कहीं वो मेन टेबल में तो एंट्री नहीं है। अगर वो मेन टेबल में भी एंट्री है तो दैट्स अ वैलिड एंट्री। इसका मतलब है अब उसके ऊपर डॉट अप्लाई हो सकता है। लेकिन अब डॉट अप्लाई होने के बाद आगे लिखा है उसको आप लुकअप इस टेबल में करेंगे नहीं, इसके टेबल के थ्रू करेंगे, लेकिन इट हैज़ टू बी नंबर 1 पब्लिक और नंबर 2 इट हैज़ टू बी व्हाट स्टैटिक, क्योंकि वो क्लास के नाम के साथ एक्सेस हो रहा है, ठीक है। ये सब चेक लगेंगे, सब चेक इसी तरह सिमेंटिक चेकिंग होती है। फिर फंक्शन के अंदर आया, अभी लुकअप नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि लुकअप करने के लिए पूरी एक टाइप आपके पास पैरामीटर लिस्ट की टाइप मौजूद होनी चाहिए। अब टाइप कैसे आती है? ये लिखा है ए प्लस बी डॉट एक्स, ए की टाइप आई लुकअप करने से मौजूद है डिक्लेयर्ड क्या टाइप है। बी डॉट एक्स में बी को लुकअप किया, आइडेंटिफायर है तो डॉट उसके अंदर चेक किया एक्स मौजूद है, कैटेगरी एंड वॉट एवर सब चेक करने के बाद इसकी टाइप प्लस इसकी टाइप दोनों टाइप को प्लस अप्लाई करेंगे तो क्या कंपैटिबल है, और अगर कंपैटिबल है तो रिजल्टेंट टाइप क्या आई, ये पहले पैरामीटर लिस्ट की आई। लेट्स सपोज दैट्स इंटीजर, कॉमा सम आया, सम का फंक्शन कॉल हो रहा है तो अगेन सम क्योंकि डॉट वॉट नहीं लगा तो करंट क्लास में चेक करेंगे क्या सम का फंक्शन मौजूद, लेकिन कब करेंगे? जब अगेन उसकी पैरामीटर लिस्ट मौजूद होगी। अगेन ओ declared है, it has to be an array declared, a has to be an integer, and type of o जो है वो किस टाइप का होना चाहिए? एरे। वो आईडी टाइप किसी भी आईडी टाइप का होना चाहिए, जिस आईडी टाइप का है उसी क्लास से थ्रू कॉलम में गए और चेक किया क्या उसके अंदर एक्स की एंट्री है, अगर है तो कैटेगरी और टाइप एक्सेस मॉडिफायर कोई इशू तो नहीं है, सॉरी टाइप मॉडिफायर और एक्सेस मॉडिफायर कोई इशू तो नहीं है, टाइप गेट कर ली। अब सम की पहली पैरामीटर लिस्ट आ गई, कॉमा सी करंट उसमें डिक्लेयर्ड है लोकली, हाँ डिक्लेयर्ड है, अगर लोकली जो भी होता है आपके पास डिक्लेयर्ड है, अगर है तो है डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल डिक्लेयर्ड है। अगर तो जे हैज़ टू बी इंटीजर टाइप, और फिर इसकी जो भी टाइप आई ये सेकंड टाइप आ गई। तो सम अब सम को चेक कर सकते हैं क्या कि सम करंट क्लास के अंदर इन इस पैरामीटर लिस्ट का क्या डिक्लेयर्ड है। अगर डिक्लेयर्ड है तो वेल एंड गुड, उसकी जो रिटर्न टाइप होगी रिटर्न टाइप होगी वो टाइप आ जाएगी, अगर नहीं है तो एरर आ जाएगा। इसकी जो भी रिटर्न टाइप आई वो बेसिकली इस फंक्शन की सेकंड पैरामीटर है। तो पहली टाइप इस एक्सप्रेशन से आई, दूसरी टाइप इसकी रिटर्न टाइप से आई, और ये दोनों मिलके इसकी पैरामीटर लिस्ट बनाएंगे और फिर फंक्शन ए की क्लास के अंदर चेक होगा कि मौजूद है और स्टैटिकली मौजूद है, और एक्सेस मॉडिफायर के साथ जो भी आया इस फंक्शन की रिटर्न टाइप दैट रिटर्न टाइप इस एक्सप्रेशन की टाइप आ गई इस साइड से। नॉट इक्वल्स के बाद एक्स डॉट वाई, अगेन एक्स को चेक किया, वाई को चेक किया, वाई को एक्स के अंदर चेक किया, कैटेगरी एंड वॉट एवर, मल्टीप्लाई बाय सी वो इस मौजूद है नहीं है जो भी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कंपैटिबल है। तो अब जो इसकी रिजल्टेंट टाइप है और इसकी रिटर्न टाइप जो है इनके ऊपर नॉट इक्वल्स अप्लाई हुआ। नॉट इक्वल्स क्या अलाउ है, और अगर अलाउ है तो इसका मतलब है बूलियन टाइप हो गई। तो बूलियन टाइप इफ़ अगेन कंडीशन होती है तो चेक लगाना है, इट हैज़ टू बी बूलियन टाइप।
अगेन ब्रेसेस ओपन होने का मतलब है स्कोप क्रिएट हुआ, स्कोप डिस्ट्रॉय हुआ, स्कोप क्रिएट हुआ, स्कोप डिस्ट्रॉय हुआ एंड स्कोप डिस्ट्रॉय हुआ। दैट्स व्हाट सिमेंटिक एनालाइजर हैज़ टू डू। ये सब काम सिमेंटिक एनालाइजर को करने हैं। कैसे करने हैं? बाय यूजिंग सिंबल टेबल। अब तुम्हारे पास चीज़ क्या है, तुमने अब तक ग्रामर लिखी है, उसके लिए उस ग्रामर के थ्रू ही होता है। अब थोड़ा सा अपनी ग्रामर को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम ग्रामर समझे, हमने यही सारे काम जो अब तक हम सिंबल टेबल के थ्रू करते जा रहे हैं, मैंने उसको समराइज़ कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब हम फंक्शंस के थ्रू रेफर करेंगे। हम कर क्या करें ये देख लो। सबसे पहली बात है कि जब क्लास या कोई भी डेफिनेशन क्रिएट होती है तो हम उसका टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट होने का मतलब ये है कि इसका इस टाइप की जो भी है टेबल है उसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। टेबल इस वक्त एम्प्टी होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट कुड बी लाइक एक तुमने क्लास क्रिएट की, इसके अंदर एक स्ट्रिंग 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 4 स्ट्रिंग की फील्ड है, टाइप नेक्स्ट मॉडिफायर ये वो जो भी है, और तुमने उस क्लास का जो भी बॉडी टेबल कह दो, बीटी कह दो, उस बीटी टाइप की एक एरे लिस्ट क्रिएट की है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल का मतलब बेसिकली एक एरे लिस्ट क्रिएट करना, और जो तुमने एरे लिस्ट न्यू कर क्रिएट की है वो जिस नाम के अंदर रेफरेंस क्रिएट करो उसका वो रेफरेंस या नाम रिटर्न करा देना। तो बेसिकली हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जो इनिशियली एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस उसके अंदर तुम एंट्री कर सकते हो। ये काम कब होता है? जब क्लास के ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं, यानी क्लास की एंट्री होते वक्त, जब क्लास की डेफिनेशन आती जाती है तो एंट्री होते वक्त इंसर्ट करने से पहले टेबल क्रिएट होता है और फिर वो इंसर्ट होता है। क्लास इंटरफेस या स्ट्रक्ट की एंट्री कहाँ होती है? मेन टेबल में। तो पहला फंक्शन जो इंसर्ट का वो इंसर्ट इन मेन। इंसर्ट का फंक्शन इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करेगा, लेकिन कब करे? वो बूलियन रिटर्न करता है। क्यों? सक्सेसफुल इंसर्शन का मतलब है वैलिड है वो यस रिटर्न करा देगा, ट्रू रिटर्न करा देगा। और फॉल्स का मतलब क्या है? फॉल्स का मतलब ये है कि जो सिंबल टेबल के अंदर जो एंट्री की है वो एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए कि वो रीडिक्लेरेशन है। तो रीडिक्लेरेशन के लिए हम अलग से चेक नहीं लगा रहे, मतलब अलग से कुछ वो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इंसर्ट का फंक्शन ही ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब वैलिड एंट्री, अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है इसका मतलब है सेम एंट्री या रीडिक्लेरेशन हो रही है। क्लास जब एंटर होने जाती है या फिर कोई भी चीज़, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाती है? नेम क्या है, टाइप क्या है, एक्स मॉडिफायर क्या है, कैटेगरी क्या है, पेरेंट क्या है और लिंक क्या है। ये 5 इन्फॉर्मेशन हम उसी से इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, और लिंक हम पहले क्रिएट करते हैं और फिर उस वही नाम यहाँ पे भेज देते हैं। वही एरे लिस्ट का नाम यहाँ से यहाँ, यानी एरे लिस्ट टाइप है। चौथा 5वां मैंने अजम्पशन ले ली है कि एरे लिस्ट। ठीक है, बाकी इट कुड बी एनीथिंग। इंसर्ट इन फंक्शन टेबल। अब दूसरा जो है फंक्शन टेबल, ये आपके पास इसकी एग्जिस्टेंस, ये 2 एग्जिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी क्रिएट है और ये आपने अब क्रिएट कर दी है जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। फंक्शन टेबल में क्या इंसर्ट करते हैं आप? नेम, टाइप और स्कोप के साथ। ठीक है, आप चाहे उसे नेम, टाइप और स्कोप पास करा दें या सिर्फ नेम और टाइप पास करा दें, स्कोप तो ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा तो नेम और टाइप आप पास करते हैं और एंटर करते हुए करंट स्कोप ऑटोमेटिकली स्टॉप के टाइप पर मिल जाता है। अगेन सेम स्कोप में नेम मौजूद है, इंसर्ट फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। अगेन इंसर्ट। थर्ड इज इंसर्ट इन डाटा टेबल। जिस क्लास के अंदर आप हैं तो उस क्लास के फंक्शन या उसके डाटा एट्रीब्यूट की एंट्री करनी है आपको। तो आपको कहाँ क्या क्या करना है? अच्छा, आपको जनरल फंक्शन जनरल है तो उसका जो भी जो भी आपके पास एट्रीब्यूट है फंक्शन है, उसका नेम, उसका टाइप, ये फंक्शन है तो पूरी ये एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, टाइप मॉडिफायर, ये मिलाकर एंट्री होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि डाटा टेबल बहुत सारे बनेंगे तो आपको किस डाटा टेबल में एंट्री करनी है, जिस क्लास के अंदर, जिस क्लास की बॉडी के अंदर आप होते हैं उसके डाटा टेबल का रेफरेंस, इसका मतलब है हमारे पास मौजूद रहना चाहिए। और जब हमें इंसर्ट करना है हम उस डाटा टेबल के, तो क्या रखना, फंक्शन एक ही है लेकिन वो फंक्शन हर एंट्री को सेपरेटली कर रहा है। कहाँ? जिस टेबल में करना है उस टेबल का एक ही एंट्री एक ही टेबल में होंगी बी की, तो यहाँ पे हम उस टेबल का लिंक पास कराते रहेंगे। ठीक है, तो लिंक हमने होल्ड करके रखा हुआ है, हमने लिंक पास करा दिया, तो इंसर्ट अगेन उस टेबल के अंदर वो रीडिक्लेयर तो नहीं हो रहा, ट्रू या फॉल्स बता दिया जाएगा। ये तो है सिंबल टेबल में जब डिक्लेरेशन हो रही होती है तो इंसर्ट होता है, और उसके अलावा जहाँ पर भी वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है तो वेरिएबल लुकअप होता है। लुकअप आपके पास बेसिकली अगेन मेन टेबल में लुकअप है या फंक्शन टेबल में लुकअप है या क्लास टेबल में लुकअप है, 3 जगह लुकअप है, लेकिन है 4 तरह का। कैसे?
पहला लुकअप तो ये है कि आपने किसी मेन टेबल में करना है, डिक्लेरेशन हो रही है, आईडी से स्टार्ट हुआ, तो पहला आईडी हैज़ टू बी इन द मेन टेबल, आपने मेन टेबल में लुकअप करना है। मेन टेबल में लुकअप किससे करते हैं? आप हमेशा नाम से मूव करते हैं, नाम से लुकअप करते हैं। नाम से लुकअप करते हैं कि सी टाइप मौजूद है कि नहीं है, अगर मौजूद है तो टाइप, टाइप क्या क्लास है या इंटरफेस है क्या, उसकी टाइप रिटर्न करा देते हैं, क्योंकि टाइप की इन्फॉर्मेशन मैटर करती है। एक्सेस मॉडिफायर अगेन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगेन मैं नेम स्पेस को कंसिडर नहीं कर रही। हाँ, कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन मैटर करती है और पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भी मैटर करती है आपके पास, दोनों चीज़ें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ, क्योंकि क्यों, ठीक है, जब आप लुकअप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अब मैं जब लुकअप करूँगी एक क्लास को उसके नाम के साथ, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन वापसी में चाहिए वो तीन है। मुझे टाइप भी चाहिए, मुझे कैटेगरी भी चाहिए, मुझे पेरेंट, तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर मैंने रिटर्न करा दी है, तो फिर मैं कैटेगरी और पेरेंट की इन्फॉर्मेशन कैसे रिटर्न कराऊंगी? इन सी शार्प आपके पास आउट या रेफ करके आप अपने अगर अगर इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त, ठीक है, या कॉल करते हुए, फंक्शन कॉल करते हुए अगर अपने वेरिएबल के आगे आगे आउट लिख दें कॉल करते हुए, तो या रेफ करके लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल में जब आप वापस आएंगे तो ये वैल्यू को गेट करके लगाए, बाय रेफरेंस इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। जब सी में पॉइंटर्स वाली बात है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपको एक से ज़्यादा वैल्यू एक फंक्शन में रिटर्न करानी हो, तो एक वैल्यू तो आपने रिटर्न करा ली, बाकी जितनी वैल्यू रिटर्न करानी है आप वो वेरिएबल इधर क्रिएट कर दें, यानी कॉल करने से पहले कैटेगरी का वेरिएबल क्रिएट कर दें, और कॉल करते वक्त उसको आउट या रेफ के साथ कॉल कर लें। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली फिर डेफिनेशन में भी आप आउट या रेफ लिखेंगे, और उसका मतलब ये है कि जब ये कॉल होके वापस आएगा तो नीचे से कैटेगरी लेकर आएगा नीचे, तो इसके अंदर, ठीक है। तो लुकअप किससे करना है? नेम के साथ करना है। इन रिटर्न क्या चाहिए? टाइप तो रिटर्न हो रही है, तो कैटेगरी की और पेरेंट को आउट कर लेना है या रेफ करके लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कैटेगरी लिखा है, बाकी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, तो कैटेगरी और पेरेंट। मुझे इससे लिंक से इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं जब जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ नाम से सर्च करके लिंक से पहुँच जाऊँगी। अगेन इम्प्लीमेंटेशन कैन वेरी, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ काम कैसे हो सकता है, तो ये कुछ हेल्पिंग फंक्शंस बना दिए हैं वर्किंग को, ठीक है, समराइज़ करने के लिए, ताकि हम आगे जाके इन्हीं को रेफ़र करें, हम वर्किंग को बार बार कंसिडर ना करें। दूसरी चीज़, अगर आपको डाटा टेबल के अंदर लिंक करना है, यानी क्लास के टेबल के अंदर कोई चीज़ लुकअप करना है, तो ठीक है, एट्रीब्यूट को लुकअप करना। अब क्लास के अंदर एट्रीब्यूट और फंक्शन दो चीज़ें हैं। एट्रीब्यूट का लुकअप सिर्फ नेम से होता है, लेकिन फंक्शन का लुकअप उसकी पैरामीटर लिस्ट के साथ होता है, इसलिए हमने एट्रीब्यूट और फंक्शन लुकअप को अलग अलग कर दिया। लेकिन हो कहाँ रहे हैं? वो क्लास डाटा टेबल में हो रहे हैं। लुकअप किससे होता है? अगर एट्रीब्यूट को लुकअप कर रहा हूँ, नेम से होता है, नेम से लुकअप होता है। लेकिन अगेन एक टेबल नहीं है, मल्टीपल है, तो आपको ये बताना पड़ेगा लिंक या रेफरेंस किस टेबल में लुकअप करना है, ये दो चीज़ें आप बताएंगे। वापसी में आपको एक्सेस मॉडिफायर और टाइप मॉडिफाई और टाइप, तीन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टाइप वेरिएबल की टाइप क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है और टाइप मॉडिफायर क्या है, तीनों की ज़रूरत पड़ती है सिमेंटिक चेकिंग के लिए। और अगर फंक्शन का लुकअप करना है, तो फंक्शन का लुकअप, ठीक है, सिंपल टेबल में तो हमारा नाम चाहिए, फिर पैरामीटर लिस्ट चाहिए, एरो से पहले वाली चीज़, इनको मिला के लुकअप होता है, और फिर किस टेबल में लुकअप करना है, तीन इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी है। और इन रिटर्न उसकी टाइप, यानी उसकी रिटर्न टाइप, एरो के आगे जो चीज़ है वो रिटर्न टाइप आपको मिलेगी, एक्सेस मॉडिफायर और टाइप मॉडिफायर, ये चीज़ें आउट होंगी, ठीक है। टाइप तो यहाँ से मिल गया, रिटर्न टाइप ये रिटर्न टाइप ही है बेसिकली, तो आउट, एक्सेस मॉडिफायर एंड अगेन टाइप मॉडिफायर। अगर आपको फंक्शन टेबल में यानी फंक्शन का डाटा, लोकल डाटा लुकअप करना है, तो सिर्फ नाम और स्कोप बता दें, या आप स्कोप ना भी बताओ, सिर्फ नाम भी बता दो तो इनफ है, क्योंकि स्कोप स्टैक, ठीक है, तो लुकअप करने के लिए स्कोप की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नेम इज़ इनफ। आप स्कोप को भी छोड़ दो, नेम इज़ इनफ लुकअप करने के लिए, और नेम आपको इन रिटर्न टाइप बता देगा कि, और स्कोप ऑब्वियसली करंट स्कोप और या पूरी हायरार्की, क्योंकि लुकअप के लिए तो पूरी हायरार्की चाहिए होती है, आपके पास स्कोप स्टैक में मौजूद है, ठीक है। तो इसका सिर्फ टाइप ही रिटर्न होती है। अच्छा, ये तीन तो आपके पास वो है जो लुकअप करना है या इंसर्ट करने के फंक्शन है, और बाकी हम दो काम और कर रहे हैं। एक तो ये कि आप टाइप चेकिंग कर रहे हैं, और दूसरा बात आप स्कोप को डील कर रहे हैं। ब्रेसेस ओपन होते हैं जहाँ कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि स्कोप क्रिएट हो रहा है, तो आप क्रिएट स्कोप का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। क्रिएट स्कोप का फंक्शन बेसिकली करता क्या है? क्रिएट फंक्शन सिर्फ एक काम करता है, एक आप स्कोप का वेरिएबल लिया हुआ है स्टैटिक इंटीजर टाइप का, जो कि इनिशियली आपने 1 से या 0 से इनिशियलाइज कराया हुआ होगा, ठीक है। जब आप क्रिएट स्कोप करते हैं, इसका मतलब ये होता है स्कोप का वेरिएबल
इंक्रीमेंट कर जाता है नंबर 1, और इंक्रीमेंट करने के बाद आप उसको स्टैक में पुश कर देते हैं। ब्रेसेस क्लोज जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ इसका स्कोप डिस्ट्रॉय होता है। स्कोप डिस्ट्रॉय करने का मतलब सिंपल एक होता है कि आप स्टैक पे से पॉप कर लेते हैं। स्टैक आपका ग्लोबल है, एवरीवन कैन एक्सेस इट व्हेनेवर वेयरएवर यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप टाइप चेकिंग कर रहे हैं। टाइप चेकिंग यूनरी वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल दोनों की हो सकती है। बाइनरी, ठीक है, हमने उसके लिए टाइप चेकिंग करने के लिए कंपैटिबिलिटी का फंक्शन दे दिया है। आप दो टाइप लेफ्ट और राइट टाइप बताते हैं और आप रिजल्ट राइट करते हैं, ठीक है। इसको फर्दर एक चीज़ और चेंज कर लो, इसमें एक चीज़ मिसिंग रह गई है। इसके साथ जो तीसरी चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए ऑपरेटर, क्योंकि हर चीज़ में फ़र्क है। क्यों? अगर लेफ्ट टाइप इंटीजर है और राइट टाइप इंटीजर है और ऑपरेटर माइनस है तो कंपैटिबिलिटी आपको इंटीजर रिटर्न कराएगी। लेकिन अगर लेफ्ट टाइप आपके पास स्ट्रिंग है और राइट टाइप आपका इंटीजर है और ऑपरेटर माइनस का है तो आपके पास क्या होगा, आपकी टाइप कंपैटिबल नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना चीज़ें फ़र्क हैं, इसलिए ऑपरेटर बिल्कुल मैटर करता है। सिर्फ दोनों टाइप सेम होना नहीं है, एक इंटीजर एक फ्लोट है, ऑपरेटर प्लस है अलाउ है। दो स्ट्रिंग्स हैं, प्लस है अलाउ है। दो स्ट्रिंग्स हैं और ऑपरेटर माइनस है नॉट अलाउड है, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेटर का 30 में 3 होना चाहिए, एक ऑपरेटर भी होना चाहिए, एक ऑपरेटर को भी होना चाहिए। हाँ, जब यूनरी, ठीक है, सिमिलरली जब बाइंड यूनरी ऑपरेटर की बात है तो ऑपरेंड की टाइप एक ही ऑपरेंड होता है प्लस ऑपरेटर, सेम चीज़ यहाँ पे भी ऑपरेटर होना चाहिए क्योंकि आप किसके साथ चेक कर रहे हैं। इन नॉट लगा हुआ है तो आगे बहुत बूलियन होना चाहिए, वो फिर इंटीजर फ्लोट 4 अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट टाइप, अच्छा, यूनरी ऑपरेटर की रिजल्टेंट टाइप एक ही होता है तो रिजल्टेंट टाइप वही होती है इवन देन, ठीक है। हमें जनरलाइज करने के लिए रिजल्ट टाइप जो भी रिजल्टेंट टाइप है वो रिटर्न करा ली। ये मेरे हेल्पिंग फंक्शन है। अब से ऑनवर्ड हमें और तुम जब जब कभी भी सिमेंटिक एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, उसकी वर्किंग को डिस्कस करने की बात करेंगे हम। अब सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म कैसे होता है, आपकी ग्रामर के थ्रू होता है। तो सबसे पहले ग्रामर को ज़रा एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं। मेरा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, मैं सी शार्प का स्ट्रक्चर का फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे लिए लाजमी है कि एक क्लास तो हो और वो एक क्लास वो होगी जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अगेन मैं LL1 ग्रामर लेके नहीं चल रही हूँ, ये ग्रामर LL1 नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रही हूँ। तुम लोग अपनी ग्रामर LL1 कर चुके हो, तुम लोग अपने काम अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है। तो डेफिनेशन हो सकती है क्लास डेफिनेशन या स्ट्रक्ट डेफिनेशन या इंटरफेस डेफिनेशन। उसके बाद क्लास की कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। फिर क्लास आईडी और इनहेरिटेंस हो सकती है। उसके बाद ब्रेसिस के अंदर क्लास की स्टैटिक मेन से पहले भी क्लास की बॉडी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, उसके बाद भी डेफिनेशन हो सकती है। क्लास की डेफिनेशन का मतलब ये वही क्लास की कैटेगरी, क्लास आईडी, उसकी इनहेरिटेंस और क्लास की बॉडी। और क्लास की बॉडी में क्या है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक्स मॉडिफायर से स्टार्ट हो सकता है, फिर टाइप मॉडिफायर आ सकती है। उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट किस टाइप से डिक्लेयर हो रहा है, और अगर फंक्शन है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप आएगी और आईडी, यहाँ तक तो कॉमन है। और उसके बाद अगर फंक्शन, ठीक है, उसके बाद जो नॉन टर्मिनल है वो क्या है, अगर फंक्शन है तो ब्रैकेट के साथ पैरामीटर लिस्ट आएगी और उसकी बॉडी आ जाएगी। अदरवाइज अगर आईडी है तो दो ऑप्शन है, या तो इनिशियलाइजेशन होकर ख़त्म हो जाएगा या फिर कॉमा और आईडी और फिर इनिट लिस्ट, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि इनिशियलाइजेशन के बाद वो फर्दर लिस्ट कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। एक ऑप्शन और भी है मेरे पास, ठीक है। और अगेन वो तुम्हारी लिस्ट है, मैंने, ठीक है, थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये नीचे वाली चीज़ को तो मैंने थोड़ा सा लेफ्ट फैक्टर कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, ये LL1 नहीं है ग्रामर, ठीक है। अगर मेरे पास एक ग्रामर है तो इससे अब सिमेंटिक एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। बस समझने की बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आप सिमेंटिकली क्या काम हो रहा है। अब तक हमने पीछे पूरी एग्जांपल ली, तो तुम ये देखो डेफिनेशन, ठीक है, लेट सपोज एक ही क्लास की डेफिनेशन है तो क्लास की डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ तक आते हैं मतलब है क्लास, उसका नाम, उसकी इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंट लिस्ट है कि नहीं, कैटेगरी, सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। और यहाँ तक आते आते मुझे सिंबल टेबल में एंट्री करनी होती है, चेक करने के बाद कि कहीं रीडिक्लेयर तो नहीं हो रहा। और यहीं अगर रीडिक्लेयर नहीं हो रहा, इसकी एंट्री करनी है तो उससे पहले इसका टेबल क्रिएट करना है, और फिर यहाँ पे स्कोप क्रिएट करना है, और फिर यहाँ पे स्कोप को डिस्ट्रॉय करना है, और फिर अगेन, ठीक है।
तो ये क्लास के साथ होता है, चाहे वो अच्छा सेम इस इधर एक क्लास है तो क्लास की एंट्री या इंटरफेस है, एक स्ट्रक्चर है, तो सबकी एंट्री उसके अकॉर्डिंगली होंगी। मैंने सबकी डेफिनेशन डिस्कस नहीं करी, मैं सिर्फ क्लास को लेकर। तो मुझे ये बात पता चल गई है कि मुझे काम क्या करना है, तो बेसिकली होता क्या है। अब मैं सिर्फ ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कि मुझे ये बात पता है कि जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे डाटा टेबल क्रिएट करना है। अगेन एरे वाई जो भी है ठीक है वो क्रिएट करना है, उसका रेफरेंस रिटर्न हो गया, जो भी एरे लिस्ट है कुछ भी है, और फिर मैंने इंसर्ट करना है किसको, मेन टेबल में। मेन टेबल में इंसर्ट करने के लिए नाम चाहिए, टाइप चाहिए, कैटेगरी चाहिए, पैरेंट चाहिए और रेफरेंस चाहिए। अभी कैसे आएगा अभी हमें नहीं पता, रेफरेंस सिर्फ पता है, बाकी चीज़ें कहाँ से आई अभी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है अगर इंसर्ट के फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न करा दिया तो रीडिक्लेरेशन है, अदरवाइज इट्स वैलिड। तो मुझे पास इसका मतलब ये है ग्रामर के अकॉर्डिंगली इनहेर इस नॉन टर्मिनल के बाद सिमेंटिकली मुझे ये काम करना है। इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे, अब ये ज़रा देख लो। डेफ के नॉन टर्मिनल को स्किप कर रही हूँ, तो कोई डेफिनेशन अगर नहीं है, एक ही क्लास से बात कर रहे हैं। सी का नॉन टर्मिनल कैटेगरी दे रहा है, और सी का नॉन टर्मिनल जो कि फंक्शन होता है जब वो रिटर्न करेगा तो वो नीचे अब फंक्शन अब एक इंफॉर्मेशन लेके वापस आएगा जो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ठीक है, तो इस सी के साथ अब ये याद रखना, क्योंकि तुम लोग सिंटेक्स इम्प्लीमेंट कर चुके हो या कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम टू ड्यू हो चुका है, कि दिस इज अ नॉन टर्मिनल। जब नॉन टर्मिनल कॉल होता है तो वो नीचे से जब रिटर्न, वैसे तो बूलियन रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब किसी तरीके से हमें डील करेंगे कि जब वो वापस आए तो वो एक इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आए, जिस इन्फॉर्मेशन ऑफ कैटेगरी। फिर क्लास आया, क्लास का वर्ड का मतलब ये है कि टाइप डिसाइड हो गई कि क्लास है, तो मैंने एक वेरिएबल टी स्ट्रिंग वेरिएबल उसमें खुद ही क्लास हार्ड कोडेड करे, कोई क्लास ही है। अब आईडी आया, अब आईडी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास आया कि जब अगर आईडी है तो मेरे पास करंट टोकन इंडेक्स करंट को डिफाइन कर रहा है, करंट टोकन का वैल्यू पार्ट। सिमेंटिक एनालाइजर वर्क्स विद द वैल्यू पार्ट, सिंटैक्स एनालाइजर वर्क्स विद क्लास पार्ट। अब मैं वैल्यू पार्ट, अब मुझे वैल्यू पार्ट मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आईडी जो कि वैल्यू पार्ट मैच हो गया तो अब मैं क्लास पार्ट मैच हो गया तो अब मैंने वैल्यू पार्ट से नेम एन वेरिएबल में रीच किया। अब मेरे पास नाम भी है, मेरे पास टाइप भी है, मेरे पास कैटेगरी भी है जो सी के नॉन टर्मिनल लेकर आ रहा है। चौथी चीज़ इनहेरिटेंस का नॉन टर्मिनल, इनहेरिटेंस हो रही है नहीं हो रही है व्हाटएवर, पेरेंट की पूरी लिस्ट ये वेरिएबल ले आएगा। तो अब जब मेरे पास मैं यहाँ पहुँचूंगी मेरे पास 1 2 3 चारों इन्फॉर्मेशन मौजूद होंगी। दो नज़र आ रहा है कैसे उठाई, एक हार्ड कोड की है और एक को वैल्यू पार्ट से उठाया, लेकिन ये दो चीज़ें फंक्शन से रिटर्न होके मिली हैं। उसके बाद ब्रेसेस ओपन हुए, क्रिएट स्कोप किया। अभी मैं इसकी डेफिनेशन में नहीं जा रही, लेकिन जैसे ही ब्रेसेस क्लोज हुए स्कोप को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट ठीक है यहाँ ठीक है, तो स्कोप डिस्ट्रॉय किया और ब्रेसेस क्लोज हो गया। जब ब्रेसेस क्लोज पहले होना चाहिए, स्कोप डिस्ट्रॉय बाद में होना चाहिए। सेम गोज हेयर। क्लास की डेफिनेशन है तो सी का नॉन टर्मिनल कैटेगरी ला रहा है, क्लास का वर्ड आया, टी में क्लास हार्ड कोड कर दी, टाइप क्लास है, नेम वैल्यू पार्ट से है, इनहेरिटेंस पेरेंट से उठाया, फंक्शन क्योंकि क्लास नहीं क्रिएट हुई है तो उसका टेबल क्रिएट किया, रेफरेंस लेकर आई, इंसर्ट किया, अगर टेबल में अगर इंसर्ट के फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न कराया, रीडिक्लेरेशन है, ठीक है, स्कोप क्रिएट किया, स्कोप डिस्ट्रॉय किया। तो दैट्स हाउ ग्रामर वर्क करती है। अब ये ग्रामर सिंपल ग्रामर नहीं है, अब ये ग्रामर एट्रीब्यूटेड ग्रामर कहला रही है। ठीक है, ये जो बीच में मैंने रेड इसलिए लिखा है कि अब ये देख लो, पहले ये ग्रामर सिर्फ सिंटेक्स का काम कर रही थी, अब इस ग्रामर में इंफॉर्मेशन भी आ गई है, इस ग्रामर में इंफॉर्मेशन भी आ गई है, इसमें रूल्स भी आ गई हैं। ये रूल्स जो हैं ये सिमेंटिक रूल्स हैं, ये एरर निकाल रहे हैं, ये आउटपुट कर रहे हैं, डिक्लेरेशन है कि डिक्लेरेशन है, ये सिमेंटिक रूल्स हैं। और मैंने कुछ हेल्पिंग फंक्शन बनाए हुए थे, उन हेल्पिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं सिमेंटिक रूल्स और बात कर रही हूँ, और जहाँ सिमेंटिक के बारे में कर रही हूँ। ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ये जो नॉन टर्मिनल के साथ अटैच है ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। यानी अब नॉन टर्मिनल खाली नहीं है, वो कुछ वैल्यू लेकर आ रहा है या वैल्यू लेकर जा रहा है। दैट वैल्यू जो भी है नीचे से ला रहा है, इस वक्त दोनों केसेस में वो वैल्यू नीचे से लेकर आ रहा है। जो वैल्यू लेकर आ रहा है दैट्स एट्रीब्यूट ऑफ द नॉन टर्मिनल। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, टी एन भी एट्रीब्यूट्स है, लेकिन ये तो खैर साथ आपकी हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये क्या आ रहा है। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज नाउ एन एट्रीब्यूटेड ग्रामर। अभी ये कंप्लीट नहीं है ऑब्वियसली, इसमें मैंने मेन का नहीं लिखा, क्लास बनी, और मैं हर चीज़ लिखूंगी भी नहीं,
बताने का मकसद ये कि तुम्हें तो बता दिया है कि काम कैसे होता है, अब बाकी चीज़ों को काम करने की तुम भी आगे एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बाकी मेन बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगी। सिमेंटिक के लिए खुद ग्रामर को अपडेट करना सीखो, सोचो। हमने अगर देखो तो कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ वही काम जो अब तक हम करते हुए आ रहे थे, हमने उसी को ग्रामर में लिख दिया। सिर्फ असल काम ये है कि इंसाइडो को कॉल कहाँ करना है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि हमने जो कोड में समझा वहीं से समझ में आ गया। अब बात सिर्फ ये है कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो इन्फॉर्मेशन देखते जाओ, खुद ही समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब कैटेगरी का नॉन टर्मिनल कैटेगरी कैसे लेकर आ रहा था, तो ये देखो सील्ड, अगर अब कैटेगरी या तो सील्ड होगी या एब्स्ट्रैक्ट होगी या नन होगी। अगर मैं कैटेगरी के साथ मैंने एक वेरिएबल अटैच किया है, एक एट्रीब्यूट अटैच किया कैट के, तो उस कैट के अंदर मैंने वैल्यू साइन करनी है। मैं उस फंक्शन के अंदर आई हूँ और मैंने उसके अंदर कैट के अंदर अगर सील्ड है तो हार्ड कोड सील्ड असाइन कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट है तो हार्ड कोड एब्स्ट्रैक्ट असाइन कर दिया, जनरल है तो मैंने हार्ड कोड जनरल असाइन कर दिया, वो नल है तो। और जब वो वापस जाएगा तो इस कैट, ठीक है, अगेन मैं पहली वाली बात करूँगी, ऐसा कब होता है कि आप वेरिएबल लेकर आएँ फंक्शन के अंदर और जाए तो वो वैल्यू लेके जाए, वो जब होता है जब आप बाय रेफरेंस पास करते हैं। तो ऑब्वियसली ये बाय रेफरेंस वेरिएबल के अंदर पास हुआ है, तो जब ये रिटर्न कर रहा है तो इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, कि वैल्यू मौजूद है। अगेन इनहेरिटेंस पेरेंट लेकर आया था तो ये बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। अब है क्या, अब पेरेंट के साथ मतलब क्या, जब कॉलन के आगे कोई नाम लिखा हुआ होता है तुमने, तो उसका मतलब ये होता है कि वो नाम पहले से मौजूद होना चाहिए। तो अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। तो कॉलन के आगे आईडी आया, पहली बार इस आईडी का नाम क्या है, आपने नाम उठा लिया करंट टोकन का वैल्यू पार्ट रीड करके। अब आपने लुकअप किया, क्योंकि ऑब्वियसली मेन टेबल लुकअप मेन टेबल में किया कि मौजूद है, आपने नेम से लुकअप किया और आपने इसी कैटेगरी गेट कर ली, ठीक है। अच्छा, और टाइप रिटर्न कर ली। अगर टाइप नल है इसका मतलब है मौजूद नहीं है, वो अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर हो जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन अगर टाइप नल नहीं है इसका मतलब है मौजूद है, तो आपने चेक किया अगर वो स्ट्रक्ट है तो क्लास कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम स्ट्रक्ट, ये आपने एरर दिया। अगर टी क्लास है और कैटेगरी सील्ड है तो आपने कहा सील्ड क्लास कांट बी इनहेरिटेड, ये आपने एरर मैसेज खुद प्रिंट कराया इन्फॉर्मेशन गेट करके। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने PRNT नॉन टर्मिनल इस एट्रीब्यूट के अंदर एन असाइन कर दिया, जो भी नाम था ABC, तो इसका मतलब पेरेंट के अंदर ए आ गया, नाम आ गया। अब क्योंकि पेरेंट मल्टीपल हो सकते हैं, कॉमा के आगे सेपरेट हो सकता है, तो मैंने उसी पेरेंट को जो लिस्ट क्रिएट हुई थी आगे भी फॉरवर्ड कर दिया कि क्या पता आगे लिस्ट कंटिन्यू कर रही हो। फिर कॉमा के आगे अगर अगला दूसरा नल आ जाता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर नया अगला नाम आ गया तो अगेन आपने बस नेम को उठाया और उसको लुकअप किया मेन टेबल के अंदर। अगर नल है तो अनडिक्लेयर्ड है, नहीं हो सकता, अगर वाइज आपने चेक किया वो स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें क्लास नहीं होना चाहिए। अब सीरियल की तो बात ही नहीं, क्लास ही नहीं होना चाहिए क्योंकि सेकंड पोजीशन पे इंटरफेस हो सकता है। और अगर वो है तो अब A, B, C होता है, इसका मतलब है अगर सब कुछ वैलिड है तो पेरेंट की लिस्ट में कॉन्कैटिनेट हो जाना चाहिए अगला नाम भी, तो कॉमा बीच में कॉमा लगाया, कॉमा कॉन्कैटिनेट कराया, कॉन्कैटिनेशन हो रही है प्लस और एन, और फिर वो फर्दर पास कर दी और फिर फर्दर यही काम हो चला जा रहा है। जैसे ही नहीं लगा वो रिटर्न किया, वो रिटर्न किया, वो रिटर्न किया, तो अल्टीमेटली पेरेंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ क्या कर रहे हैं हम नॉन टर्मिनल्स को, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, हम उनको एट्रीब्यूट यानी कि कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पैरामीटर पास कर रहे हैं जब वापस जाएं तो वो वैल्यू को रिटर्न करके लेके जाएं। ऐसे पैरामीटर्स बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट होते हैं। इन जनरल डेफिनेशन पर ये पैरामीटर बाय रेफरेंस, पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस है। C# में इंप्लीमेंट करने के लिए इसे आउट से या रेफ के वर्ड से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एट्रीब्यूट ग्रामर, एट्रीब्यूट ग्रामर आपकी क्या है, आपकी वही CFG है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं, क्यों मौजूद है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी का आगे पीछे ट्रांसफर करने के लिए, नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को फॉरवर्ड करने के लिए। दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो पास होती है, दो तरह से इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कहलाते हैं, एक इनहेरिटेड। अब तक पहले सिंथेसाइज जो हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं नॉन टर्मिनल से, जो अभी हमने बात की कैट का नॉन टर्मिनल या पेरेंट का नॉन टर्मिनल, जब डेफिनेशन हो रही थी क्लास की तो वो लेकर आया था नीचे से वैल्यू। दीज आर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, बाय रेफरेंस से, ठीक है। अभी जब मैं ट्री की बात नहीं की, लेकिन जब हम ट्री की तरफ से समझेंगे तो बेसिकली अगर ट्री में भी समझो तो नॉन टर्मिनल वापस ला रहा है, तो चाइल्ड से पेरेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनहेरिट एट्रीब्यूट्स का उलट है, अभी तक हमने कोई इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को नहीं देखा। वो इन्फॉर्मेशन को एक नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल में लेकर जाते हैं, इन रिटर्न कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन बाय वैल्यू होती है, सिंपल यानी सिंपल पैरामीटर्स होते हैं। और वो पेरेंट टू चाइल्ड ट्री में अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो पेरेंट टू चाइल्ड यानी
कॉलर से कॉली की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। वही चीज़ है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि एक ही CFG होती है, इम्प्लीमेंटेशन से एक ही कोड होता है। समझने के लिए हम दोनों फेजेस को अलग अलग समझ रहे हैं, लेकिन सिंटैक्स और सिमेंटिक की इम्प्लीमेंटेशन एक साथ की जाती है। जब आप एक साथ करते हैं तो ज़रा देख लो, अब तक तुमने जो उसी में अंदर सिमेंटिक्स की एडिशन कर दी है। तुमने अब तक क्लास डेफिनेशन लिखी थी, उसका बूल टाइप रिटर्न थी सिंटैक्स में। सबसे पहले सी का फंक्शन कॉल होता था, कब होता था? जब सिलेक्शन सेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लास पार्ट को सिलेक्शन सेट से मैच किया, अगर मैच कर गया तो आप अंदर आए सबसे पहले, ठीक है। अब सी का नॉन टर्मिनल कॉल हुआ है, ठीक है। सी का नॉन, अब वो ये इफ़ सी कॉल हुआ उसने ट्रू रिटर्न करा दिया तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब फ़र्क है, सी के साथ एक पैरामीटर अटैच है, एक एट्रीब्यूट अटैच है कैट, तो सी कॉल होगा कैट के नॉन टर्मिनल वो सॉरी कैट के एट्रीब्यूट को लेकर। कैट क्योंकि नीचे से वैल्यू ला रहा है तो इसलिए इसे बाय रेफरेंस रेफ का वर्ड लिख के सी में पास किया तो वो बाय रेफरेंस लेकर आता है। कैट इटसेल्फ स्ट्रिंग है, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो आपने पहले उस वेरिएबल को क्रिएट किया और फिर उसको रेफ लिख के पास कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जब सी रिटर्न होगा तो यहाँ ट्रू या फॉल्स होगा और कैट के अंदर उसकी जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, जनरल सील्ड या एब्स्ट्रैक्ट। अगर ट्रू हो गया तो अगली चीज़ का मैच करनी है, क्लास का वर्ड मैच करना है। आपने क्लास का वर्ड मैच किया, ये सिंटैक्स है, और क्लास का वर्ड करने के बाद आपका आई प्लस प्लस होता है, आपका आई प्लस प्लस हो गया, और टी के अंदर आपने क्लास को स्ट्रिंग वेरिएबल टी लिया, उसके अंदर क्लास को हार्ड कोड करा दिया। फिर आपने आईडी को मैच किया, आपका आईडी मैच हो गया। अगर आईडी मैच करने के बाद आई प्लस प्लस करते हैं, लेकिन याद रखना अगर आई प्लस प्लस हो गया तो टोकन आगे बढ़ जाएगा, तो पहले आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल एन के अंदर उसका उसी टोकन का वैल्यू पार्ट ले लिया और फिर आई प्लस प्लस कर दिया। फिर आपने इनहेरिटेंस का नॉन टर्मिनल कॉल करेगा, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराएगा, लेकिन वो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भी ला रहा है, तो एक वेरिएबल क्रिएट किया और उससे बाय रेफरेंस पास कर दिया, ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन लेकर आया, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिखा है कि जब वो कॉल हो जाए तो उसके बाद आपने, ठीक है, आपने क्या किया है, वही एक आपने क्रिएट डाटा टेबल क्रिएट का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। वो एरे लिस्ट टाइप डाटा टाइप, ठीक है। वो डाटा टेबल जनरल एक क्लास है, मैंने बताया था ना, इसके अंदर क्लास है, इसमें अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उस डाटा टेबल टाइप की क्लास का एरे लिस्ट है वो रिटर्न करा था, तो एक रेफरेंस टीटी आ गया। अब आपने, ठीक है, अब जो यहाँ लिखा है देखो देखो एग्जैक्टली वही रूल है। आपने इफ़ का फंक्शन इफ़ लिखा, इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया, वही एन है, एंड टी का सारे वेरिएबल हैं, वो सारे वेरिएबल को पास किए और आउटपुट में रीडिक्लेरेशन का लिख दिया। अगर नल होगा नॉन होगा तो रीडिक्लेरेशन हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते ब्रेसेस ओपन हुआ, जैसे एक मिनट, ब्रेसेस ओपन हुआ, आपने क्लास पार्ट मैच किया, आई प्लस प्लस किया, आप क्रिएट स्कोप किया, ठीक है, ये फंक्शन मौजूद है। उसके बाद आपने, ठीक है, क्लास बॉडी का फंक्शन कॉल किया, फिर डिस्ट्रॉय स्कोप किया, फिर ब्रेसेस क्लोज किया, आई प्लस प्लस किया और रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये आगे पीछे हो गए इनको, ठीक है, सिंटेक्स का मसला हो गया, आई प्लस प्लस और फिर देन रिटर्न ट्रू, ठीक है, ठीक है। और इन डिफ़ॉल्ट रिटर्न फॉल्स, ये वही कोड था जो सिंटेक्स का, बस क्या सिमेंटिक का भी काम हो रहा। अच्छा, अब इनहेरिटेंस का जो फंक्शन इम्प्लीमेंट किया, अगेन अब सब समझाने के लिए कि तुम्हें बात समझ में आ जाए इसलिए कोड लिख दिया है, आगे कोई कोड मैं लिखूंगी नहीं, इस स्कीम समझा दी है, ठीक है। जो रेफरेंस PRNT है उसके क्योंकि रेफरेंस पास किया था इसलिए उसकी डेफिनेशन में भी रेफ लिखा है, स्ट्रिंग जो भी है। फिर पहले कॉलन मैच हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, फिर ID मैच हुआ, फिर उसका वैल्यू पार्ट उठा लिया एन वैल्यू के अंदर, फिर आई प्लस प्लस किया उसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि लुकअप करना है उसी के, और इसको क्या कहते हैं, कौन सा है, मेन टेबल से रिटर्न कराना है कैटेगरी, तो ठीक है, आउट या रेफ लिख के रिटर्न कराया। स्ट्रिंग टी अगर टी वही वाली बात, टी नल है तो आपने आउटपुट अनडिक्लेयर्ड, अगर टी नहीं है तो आपने स्ट्रक्ट है तो आपने कहा नहीं हो सकती, ठीक है। और ये भी एल्स में लिख देना, एल्स पेरेंट के अंदर एन आ गया, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, आपका एल कॉल किया, अगेन बाय रेफरेंस पास हो रहा है क्योंकि नीचे से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, रिटर्न ट्रू, दैट्स इनफ। नल दूसरा केस है, एल्स नल, नल में क्या होता है सिलेक्शन सेट, आगे पास इनहेरिटेंस वाले जो रूल है इसका जो भी सिलेक्शन सेट है ऑब्वियसली विच इज़ फॉलो सेट, तो आपने सिलेक्शन बस चेक लगाया और रिटर्न ट्रू कर दिया एंड रिटर्न फॉल्स, डिफ़ॉल्ट में रिटर्न फॉल्स एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये कोड जो पहले सिर्फ सिंटेक्स चेकिंग कर रहा था, सिंटेक्स और सिमेंटिक दोनों की चेकिंग कर रहा है, एट्रीब्यूटेड ग्रामर कन्वर्ट हो गई कोड के अंदर, ठीक है। क्यों, जो मैं फिर बता रही हूँ, जो पैरामीटर्स या जो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि नीचे से इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं, फंक्शन से लेकर आ रहे होते हैं, वो बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट होते हैं। कैसे होते हैं C# में, आपको मैंने आइडिया दे दिया।
आगे एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास वही सिंपल डिक्लेरेशन की ग्रामर है, ठीक है, जो फंक्शन के अंदर होती है। उस डिक्लेरेशन की ग्रामर के लिए एक इनपुट है, उसका ट्री बनाया हुआ है हमने, ठीक है। सिमेंटिकली ये बात पता है हमें कि डी टी आई डी फ्लोट, ठीक है। ये जो भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को अभी बस डिस्कस नहीं कर रहे। तो आपके पास फ्लोट आईडी आया, यहाँ पे आपके पास डिक्लेरेशन कंप्लीट हुई। डिक्लेरेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, सिंबल टेबल में एंट्री हो जाएगी स्कोप एंड स्कोप के साथ। स्कोप ऑब्वियसली हम टॉप से गेट करेंगे। फंक्शन टेबल में एंट्री हो गई, नेम भी मौजूद है, टाइप भी मौजूद है। फिर एंट्री होने के बाद आपने ये चेक किया कंप्लीट एक्सप्रेशन की जो भी टाइप है और इसकी टाइप, ए की टाइप विच इज़ फ्लोट, यानी ये वाली टाइप, इनको आपस में कंपैटिबल करना है कि नहीं है इज इक्वल्स टू के साथ। अगर है तो वेल एंड गुड। उसके बाद कॉमा के बाद अगला जो आया आईडी, आपको इसको इंसर्ट करना है। इस आईडी का नेम आपको मिल जाएगा, टाइप्स की यहाँ मौजूद है, आप इन्हें कंबाइन करके इसको सिंबल टेबल में एंट्री करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ज़रा सिमेंटिकली देख लो इस इनपुट के लिए क्या होता है। डी टी आया, वैल्यू पार्ट उठा लिया, क्योंकि नाम टाइप आएगी। आईडी आया, अगेन वैल्यू पार्ट उठा लिया, क्योंकि फिर अगेन उसका नाम आ गया। उसके बाद आपने सिंबल टेबल में इंसर्ट कर दिया, किस टेबल में, फंक्शन टेबल में। नेम और टाइप के साथ स्कोप मौजूद है, आपको मिल जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो इसका मतलब है रीडिक्लेरेशन है तरह, अदरवाइज इंसर्ट हो जाएगा। ये सब करने के बाद आप आगे बढ़े, आप इनिट के नॉन टर्मिनल पे आए। अब इनिट के नॉन टर्मिनल में इज इक्वल्स टू ई लिखा है, उसे दो चीज़ें चाहिए, इसे लेफ़्ट टाइप भी चाहिए, उसे राइट भी टाइप चाहिए। लेफ़्ट टाइप वो है जो टी है, तो आपने इनिट को टी पास कराया। अब देखो इस टी को वापस नहीं लेकर आना, ये टी आगे जाके काम करेगा, तो ये अब पास हो रही है बाय वैल्यू। दिस इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, वो इन्फॉर्मेशन ऊपर से इस लेवल से नीचे लेके जा रहा है। हाँ, ई एक पूरी एक्सप्रेशन का नॉन टर्मिनल है, जब वो वापस आएगा तो उस एक्सप्रेशन का नॉन टर्मिनल की टाइप लेकर आएगा। अब ये दो डिफरेंट है, टी ऊपर से या इस लेवल से नीचे आ रहा है इस जगह पे, T1 नीचे से ऊपर आ रहा है। दिस इज सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, दिस इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो कंपैटिबिलिटी का फंक्शन कॉल हुआ, लेफ्ट टाइप T थी, राइट टाइप T1 थी, और ऑपरेटर इज इक्वल टू था। इनके साथ कंपैटिबिलिटी ने अगर नल रिटर्न करा दिया, इसका मतलब है अलाउ नहीं है, टाइप मिसमैच है, अदरवाइज वैलिड है। दिस इज सिमेंटिकली। फिर इनिट जब काम हो गया तो लिस्ट पे गए। अब इनिट कुछ रिटर्न नहीं करता, वो सिर्फ कंपैटिबिलिटी चेक करता है। लिस्ट पे गए तो लिस्ट के अंदर जाके हो सकता है फर्दर वेरिएबल हो, तो इसलिए आपने टी की इन्फॉर्मेशन इसको पास करी, अगेन पास की है, कुछ टी वापस नहीं ला रहा, टी का कोई फर्दर काम नहीं है, सिर्फ यूज़ होना है, तो दिस इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। आईडी आया, नेम उठाया, सिंबल टेबल में इंसर्ट कर दिया। अगर सिंबल टेबल में फंक्शन टेबल में नेम और टाइप के साथ इंसर्ट करके फॉल्स आ गया, रीडिक्लेरेशन है। फिर इनिट आया, आपने टी को फर्दर पास कर दिया, क्योंकि क्या पता इसकी आगे ज़रूरत हो, ठीक है, क्या पता ये भी इनिशियलाइज हो रहा हो, ठीक है, नहीं हो रहा कोई ना, फिर लिस्ट को पास कर देगा, क्या पता आगे चल रहा हो, नहीं हो रहा। दिस इज एट्रीब्यूटेड ट्री, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेड ट्री, ठीक है। एट्रीब्यूटेड ट्री, ट्री क्या होता है, एट्रीब्यूट ग्रामर क्या होती है, जो ग्रामर जनरल हर तरह के केस को डिस्कस करे। ट्री एक इनपुट के लिए, पार्स करने के लिए होता है, समझने के लिए पहले आप ट्री बनाते हैं। तो फिर हमने पहले ट्री से इनपुट का एक ट्री बनाया, उस पर हमने समझ लिया वर्किंग, ठीक है। पहला वाला केस में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्ट भी समझ में आ रहा था, तो ज़रूरी नहीं है ट्री बना के, लेकिन ट्री से वर्किंग समझ में आती है। अब देखो पूरा फ्लो समझ में आया कि किस तरह फ्लो हो रहा है। दिस कॉल्ड एट्रीब्यूटेड ट्री। एट्रीब्यूटेड ट्री क्या है, जिसमें आपके पास सिंटेक्स ट्री है, जिसके अंदर आपके पास सिमेंटिक रूल्स है और आपके पास एट्रीब्यूट अटैच है। एट्रीब्यूट दो टाइप के हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी है और सिंथेसाइज भी है। पीछे कैट पेरेंट ये दोनों सिंथेसाइज थे, इस केस में T1 सिंथेसाइज्ड है। और T1 कैसे बिल्ड होके आया, हाँ इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये तुम्हारे पास सिंपल एंड टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तुम्हें इसको एट्रीब्यूट ग्रामर बनाना है। कैसे बनाना है, नीचे पूरी ग्रामर की वर्किंग लिखी हुई है, तुम्हें सिर्फ इसको इन जगह प्लेस करना है। इननेट के साथ क्या एट्रीब्यूट आएगा, लिस्ट के साथ क्या टाइप आएगा, और फिर ठीक है, जब कोड करने बैठो तो इसको कोडिंग का भी तुम्हें आइडिया हो चुका है कि कैसे कोड करना है। असल में सिमेंटिक एनालिसिस की कोडिंग में अगर बात की जाए तो तुम्हारे अगर वो तुम हेल्पिंग फंक्शन बना लो, सिंबल टेबल खड़ा कर दो, स्टैक बना लो, तो उसके बाद एट्रीब्यूटेड ग्रामर को अगेन आप एज इट इज उठा के कोड कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तुम्हें ये सोचना है, ठीक। नाउ दैट्स ऑल, ठीक है। अब तक हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। अब सिर्फ असाइनमेंट तुम्हारा काम जो करने को रह गया वो ये है कि तुम्हारे पास डिक्लेरेशन की ग्रामर है, यू हैव टू अपडेट एंड मेक इट एट्रीब्यूटेड ग्रामर। कैसे करनी है डिस्कशन हम कर चुके हैं। हेल्पिंग फंक्शंस तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हारे रूल्स तुम्हें पता है, एट्रीब्यूटेड ट्री बना चुके हैं, बस उसको अपडेट करना है, जस्ट दिस ग्रामर, जो तीन रूल हमने लिखे हुए हैं।
दूसरा, ये जो कोड है, दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड इनिशियली, तुमने इस कोड का सिंबल टेबल बनाना, जस्ट सिंपल टेबल है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये दो का तुम्हारा असाइनमेंट है। ड्यू डेट क्या होगी, आई विल अपडेट, अभी करंटली कोई डेट मैं अनाउंस नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। दिस इज़ योर असाइनमेंट, डेट विल बी अनाउंस्ड इंशाल्लाह।